हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की अगस्त 2022 की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन को। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं कुछ सजेशन अपने पास से आपको देना चाहती हूं ताकि आप इन वीडियोस का, इस सीरीज का बेस्ट यूज उठा सकें, बेस्ट एडवांटेज उठा सकें। देखिए, ये बात हम सबको पता है, व्हेन वी हियर समथिंग, हियरिंग कैपेसिटी इज ट्रेमेंडसली हेल्पफुल। जब हम कुछ सुन लेते हैं तो जो भी हमने सुना है इट गेट्स एच्ड इन आवर ब्रेन्स एज वेल। तो इस वे में डेफिनेटली जो लर्निंग है वो और फ्रूटफुल हो जाती है और एफिशिएंट हो जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मेरी आपको सजेशन है कि आप हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर पोर्शन को, वीडियो के मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो टाइम स्टेप्स तो मैं डाल दूंगी, लेकिन आप हर एक पोर्शन को प्लीज कम से कम 2 बार जरूर सुनिए। एक बार आज सुनिए या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर दूसरी बार इसको कम से कम 10 से 15 दिन के गैप के बाद सुनिए एक पोर्शन को। देखिए, इससे क्या होगा, एक बार जब आप सुन लेंगे आपको लगेगा हाँ हमें सब कुछ आ गया, लेकिन जब आप 1-2 हफ्तों बाद उस पर्टिकुलर चीज को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, आपको बिट्स एंड पीसेज में याद आएगी। तो क्योंकि आपका मोटिव ये है कि कुछ भी चीज आपसे मिस ना हो, एटलीस्ट कोई भी गैप ना रह जाए, तो आप कम से कम हर एक सेक्शन को 2 बार जरूर देखिए, सुनिए और 2 बार खुद मैगजीन को जरूर पढ़िए। इससे आपके करंट अफेयर्स में कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी लैक नहीं रह जाएगा। और इस वीडियो की अगर मैं जहां तक बात करूं, इसमें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आईआर और सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे, पर एक्सक्लूडिंग द शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट वाली न्यूज ऑफ सोशल इश्यूज। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए आप इसको प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं अपनी वीडियोस के बारे में बोस्ट कर रही हूँ या अपनी वीडियोस को फेवर कर रही हूँ। नहीं, आई एक्चुअली वेंट थ्रू द मैगजीन्स, दे आर गुड ऑब्वियसली। मतलब इतनी सारी न्यूज को इतने क्रिस्प मैनर में कंपाइल करना, ऑलरेडी इनका जो काउंट है विजन आईएएस मैगजीन्स का, जो नंबर ऑफ पेजेस का काउंट है वो काफी बढ़ता जा रहा है। पहले जब ये मैगजीन्स आया करती थी, इट यूज्ड टू बी ऑफ 80 to 90 पेजेस। अभी क्योंकि द इंफॉर्मेशन इज ह्यूमंगस और कितने सारे एस्पेक्ट्स कवर करना ऑब्वियसली काफी मुश्किल हो जाता है एक मैगजीन में। लेकिन ये मेरी सिंसियर सजेशन है आपको कि आप विजन आईएएस के साथ साथ मेरी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि सच में आई हैव रियलाइज्ड इट माई सेल्फ कि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट शायद एक मैगजीन में जो कंपाइलेशन करनी पड़ती है, जो भी ये मैगजीन्स बनाते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो जाता होगा। लेकिन जब हम डेली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, दैट इज एक्चुअली वो होराइजन जो होता है हमारे ब्रेन का, वो काफ़ी ब्रॉड कर देता है। एंड आई डेफिनेटली कवर इट वेरी वेरी थरली। हर एक चीज जो आती है न्यूज़पेपर्स में, दोनों न्यूज़पेपर्स में, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, मैं काफी अच्छे से कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली फॉलो कर रहे हैं, यू विल बी डेफिनेटली एट एन एज। तो चलिए अब हम पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन से। ऑलराइट, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू इट। ऑलराइट, तो पहला जो हमारा आर्टिकल है या पहली जो न्यूज आइटम है वो है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। देखिए बात क्या है, एक एक्ट बन जाता है, एक्ट तो बन गया, लेकिन एक्ट अपने में विजन या मिशन या जो भी हमारा एम है, मोटिव है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उन चीजों को स्टेट करता है। लेकिन उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा रूल्स बनाने पड़ते हैं। क्या पता एक सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्ट बना दिया, लेकिन हर स्टेट डिफरेंट है, जोग्राफिकली, सोशली, कल्चरली, डेफिनेटली राइट। वहां पे हर एक स्टेट का कुछ अपना एडॉप्टिव मेजर होगा, अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी में उसको लागू करने के लिए। इसीलिए एक्ट अपनी जगह, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन होती है उनके लिए रूल्स बनना बहुत जरूरी है। तो ये जो पेसा एक्ट है 1996 का, उससे रिलेटेड फाइनली छत्तीसगढ़ ने नोटिफाई कर दिए हैं कुछ रूल्स को उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। कब किए हैं? वर्ल्ड ट्राइबल डे पे। देखिए बात क्या है, अब छत्तीसगढ़ बन गया है 7th स्टेट, पूरे भारत में से 7वीं जो स्टेट बन गई है इन तरह के रूल्स को फ्रेम करने के लिए, जो इंप्लीमेंट करने के लिए पेसा के लिए जरूरी है, वो छत्तीसगढ़ बन गई है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं? आई वुड सजेस्ट, वैसे तो ये शायद आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है, क्योंकि बची हुई जो 3 स्टेट्स हैं
वो भी शायद रूल्स बना ले बहुत ही जल्दी, तो ये शायद वेरी कर सकता है। पर अगर बाय चांस वेरी नहीं किया तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाएगा कि कौन सी और स्टेट्स हैं जिन्होंने रूल्स लागू कर दिए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं। Number 1 is Andhra Pradesh, number 2 is Gujarat, number 3 is Himachal Pradesh, then is Maharashtra, Rajasthan and Telangana. ओके, मे बी दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा आगे इंपॉर्टेंट आएगा जिसका मैं आपको एक्रोनिम भी दूंगी याद रखने के लिए। ओके, अब देखिए ये तो बहुत ही मतलब स्टोरी हो गई, बैकग्राउंड होगी कि हम पीसा को डिस्कस क्यों करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या। देखिए सबको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसे 1992 में लाया गया, 1993 में इट केम इनटू फोर्स। तो जब 1992 में, देखिए ऐसा नहीं है कि पंचायती राज को इंट्रोड्यूस ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा किया गया, ऐसा नहीं है। उसको बस देखिए राजस्थान में, हर जगह एक दो स्टेट्स में और पहले ही पंचायत बन चुकी थी, सिर्फ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देना, राइट, कि अब हर स्टेट में पंचायत होनी चाहिए, वो 1992 में हुआ था। अब 1992 में ये तो हो गया, लेकिन बात ये थी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता था एक और स्केड्यूल, राइट, जिसका नाम है फिफ्थ स्केड्यूल, स्केड्यूल्ड एरियाज, राइट। तो जो ये फिफ्थ स्केड्यूल है वो तो किसी भी तरह की ऐसी अमेंडमेंट या किसी भी तरह की लॉ को उन पर्टिकुलर एरियाज में, जो स्केड्यूल्ड एरियाज हैं, जहाँ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस पर लागू नहीं होने देता। लेकिन सरकार का ये कहना था ये जो पंचायती राज है ये है तो उन्हीं के भले के लिए, है ना, उन्हीं को एम्पावर करेगा, बल्कि जो स्केड्यूल्ड एरियाज का बेसिक मोटिव है उनको अपनी सेल्फ गवर्नेंस देना, उसका हक खुद को देना, ये उसी को एक एनेबलिंग प्रोविजन प्रोवाइड करेगा। तो अब सरकार ने बनाई एक कमेटी जिसका नाम है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के हैं वो भूरिया कमेटी पढ़ते भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये भूरिया कमेटी की जो रिपोर्ट कब सबमिट की गई, 1995 में। तो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 1995 में भूरिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो भूरिया कमेटी ने सजेस्ट करा कि आप एक लॉ लेके आइए, आप एक लॉ लेके आइए जिसे आप एनैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो पंचायती राज है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा स्केड्यूल्ड एरियाज में भी। तो इसीलिए 1996 में पेसा बनाया गया। ऑलराइट, अब आई थिंक आपको एक बैकग्राउंड मिल गया होगा ये है क्या। इससे पहले कि हम बाकी इसके प्रोविजंस डिस्कस करें, ये जानना बहुत जरूरी था। ओके, तो इसको एनैक्ट किया गया 1996 में। और क्यों इनैक्ट किया गया, ताकि ट्राइबल एम्पावरमेंट हो पाए, उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके। ये कैसे होगा अभी हम आगे देखेंगे। मेन स्ट्रीम के साथ देखिए, जब आप उनको कह देंगे कि ये आपके राइट्स हैं, अगर मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, बाकी स्टेट्स के लोग हैं या जो बाकी एंटरप्राइजेज हैं, अगर वो आपकी जगह पे कभी भी आके कुछ प्रोडक्शन खोलना चाहेंगे तो वो पहले आपसे पूछेंगे। फिर जब आपको पता चल गया कि ये लोग बुरे नहीं हैं, ट्राइबल्स यूजुअली ये समझते हैं ना कि हम एलियन हैं, ये लोग एलियन हैं, हम इनके साथ नहीं मिलजुल सकते। जब आपको पता चल गया कि दे आर एक्चुअली फ्रेंडली पीपल, वी कैन एक्चुअली टॉक टू देम, वो हमें सुनेंगे, हमारा राइट है बिल्कुल इस चीज पे, अपनी चीजों पे, तो उनको लगने लगेगा कि हाँ हम मेन स्ट्रीम के साथ जेल कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अबाउट पेसा एक्ट में, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी पेसा के प्रोविजंस को सारी स्टेट्स में। ओके, सारी स्टेट्स इन द सेंस जो शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं उनमें। तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर। ओके, तो अगर हम बात करें कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट को, जो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पंचायत से डील करता है, जो वो बेसिकली उसको लिंक कर रहा है एक और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से जिसका नाम है स्केड्यूल्ड एरिया, स्केड्यूल्ड 5, राइट। तो देखिए अब ये स्केड्यूल्ड एरियाज कौन से होते हैं, 10 स्केड्यूल्ड स्टेट्स होती हैं, ये बात आपको पता है, 7 अपने रूल्स बना चुके हैं, अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया, ठीक है। तो ये देखिए 10 जो स्केड्यूल्ड स्टेट्स हैं ये कौन सी है, यहाँ पे इन सबके नाम लिखे हैं, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसीलिए मैं आपको एक एक्रोनिम देना चाहती हूँ। देखिए आप राइट समझिए, राइट इन द सेंस जो हमारा भारत का जो मैप है उसे इमेजिन करेंगे, तो राइट में यानी कि जो ईस्ट में स्टेट्स आ रही हैं वो आपके राइट एंड हैंड पे, उसके लिए एक एक्रोनिम है जिसका नाम है CJOTA, C जोटा, right? So C stands for Chhattisgarh, J stands for Jharkhand, O stands for Odisha,
T stands for तेलंगाना, A stands for आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे मैंने इसको बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर आप ऊपर से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और फिर तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये हो गए 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स आपके राइट हैंड पे हो गए और 5 स्टेट्स आपके लेफ्ट हैंड पे आएंगे, यानी कि भारत के इस तरफ, वेस्ट तरफ। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? हिमाचल प्रदेश, यानी कि इसका अगर मैं एक्रोनिम आपको बताऊं तो इट इज HRGMM। HRGMM, आप प्लीज इसको लिख लीजिए अगर आपका मन करे तो H stands for हिमाचल प्रदेश, R stands for राजस्थान, alright, G stands for Gujarat, M stands for Maharashtra and then another M stands for मध्य प्रदेश। तो ये बेसिकली जो स्टेट्स हैं, ये ऑब्वियसली वो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफी है, इसीलिए इन्हें स्केड्यूल्ड एरियाज का टाइटल कन्फर किया गया था इन स्टेट्स के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं, जब पेसा एक्ट एनैक्ट कर दिया गया तो यूनियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली कुछ मॉडल रूल्स निकालने थे, तो उन्होंने मॉडल पेसा रूल्स निकाले, जिसमें से ही ऑब्वियसली प्रोविजंस आप कॉपी करके या थोड़ी बहुत एडिशन करके जो बाकी स्टेट्स हैं वो अपने रूल्स नोटिफाई करती हैं। ओके, तो हम देखिए सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि पेसा की सिग्निफिकेंस है क्या। हमने यहाँ पे कुछ मिस किया तो हम यहाँ भी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ग्राम सभा, बेसिकली ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिए ये पेसा जो है इसको लाया गया था। ग्राम सभा क्या होती है आपको पता है, आप इसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अगर कोई रूप है जो भारत में एग्जिस्ट करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो ग्राम सभा है, राइट, जिसमें ऑब्वियसली जितने भी इलेक्टोरल रोल्स के लोग होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक ग्राम सभा के पास क्या क्या रोल होगा, तो हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर्स ऑफ, देखिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई लैंड एक्विजिशन करनी है उनकी जगह पे, तो ऑब्वियसली मैंडेटरी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। देखिए जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, कंसल्टेशन, इसको समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड हमें कुछ चैलेंजेस देखने हैं आगे, ठीक है। तो मैंडेटरी कंसल्टेशन ग्राम सभा से की जाएगी, जिसमें सारे जो गांव के लोग हैं वो अपना आके ओपिनियन देते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है एक तरह से, ठीक है। तो जितने भी ऐसे मैटर्स होंगे वो मैंडेटरी कंसल्टेशन ग्राम सभा की चाहिए होगी, राइट। और ये सब कुछ यहाँ पे जो रिस्टोर ऑफ एलियनेटेड लैंड और एलियनेशन हो ही ना लैंड की, राइट। अब देखिए और क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना, फंक्शनरीज को कंट्रोल करना, सारे सोशल सेक्टर्स में और लोकल प्लान्स में। लोकल प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करेगा, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी। किस तरह से काम करेगा, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी। ओके, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है आगे हम देख लेंगे, तो इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं क्या लिखा है इस बॉक्स में। ओके, तो देखिए और क्या करेंगे, जो माइनर वाटर बॉडीज है, देखिए माइनर वाटर बॉडीज क्या होती है, छोटे छोटे जो तालाब हैं जो अंदर कुछ इनलेट्स हैं, उनको भी गवर्न करना, मैनेज करना, वो ग्राम सभा करती है, ठीक है। और ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा के लोगों के पास होती है ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बेसिकली ओनरशिप होती है ट्राइबल्स के पास, ठीक है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जो तेंदुलू लीव्स होती है या हनी हो गई, ये सारे होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। जो बेसिकली बड़े बड़े टिम्बर वगैरह जैसी चीजें जो फर्नीचर में यूज होती हैं, उनको अगर आप एक्सक्लूड कर दें इन तरह की चीजों को, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकल आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें और क्या क्या लिखा है कि रेगुलेट करना और रिस्ट्रिक्ट करना कंजम्पशन ऑफ लिकर को या फिर सेल ऑफ लिकर को, ये इनके हाथ में है। जो विलेज मार्केट्स, कहीं कहीं आपको पता है ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बार्टर ट्रेड चलता है, मार्केट लगती है जैसे फ्राइडे के फ्राइडे मार्केट लगना, जहाँ पे बार्टर ट्रेड चलता है। तो इन तरह की मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये ग्राम सभा डिसाइड करती है, ठीक है। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको मनी लेंडर्स किस तरह से हरास तो नहीं कर रहे, किस तरह की मनी लेंडिंग अलाउ की जाएगी, किस तरह की मनी लेंडिंग अलाउ नहीं की जाएगी, ये भी ग्राम सभा डिसाइड करती है। ओके, देखिए और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, इन्होंने अलाउ कर दिया कि बन सकता है ये प्रोजेक्ट यहाँ पे, लेकिन कुछ ऑब्वियसली लोग हैं जो वहां से बेघर होंगे या फिर शायद उनका लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, तो उनको रिहैबिलिटेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी ग्राम सभा मिलकर डिसाइड करती है किसको लाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देना है कि नहीं। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस क्या होता है, देखिए एक तो होता है कि लाइसेंस आप अपना ऑपरेशन चला लो यहाँ पे, ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री खोल लो, वो लाइसेंस होता है। एक होता है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, वो क्या होता है कि जितने भी माइनर मिनरल्स हैं आपके एरिया में, आपके ट्राइबल एरिया में माइनर मिनरल्स जैसे सैंड वगैरह कुछ कुछ, तो ये माइनर मिनरल्स हैं भी कि नहीं। प्रोस्पेक्टिंग होता है एक्सप्लोर करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड कितना है माइनर मिनरल्स, हमें ऐसी भनक लगी है पता नहीं सच भी है कि नहीं, तो उसके लिए भी लाइसेंस देना पड़ेगा, एक्सप्लोर करने के लिए भी, ठीक है। और माइनिंग लीसेस भी होते हैं, वो यही डिसाइड करते हैं, माइनर मिनरल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है।
सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखिए सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको, देखिए पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट तो हो जाता है कि हम बहुत एम्फोसाइज किया जाता है कि एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए, आप बहुत बार सुनते होंगे, राइट? पर हमारे लिए एग्जाम्पल्स रटना फिर लिखना मुश्किल है डेफिनेटली। जब आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता ना, तो आप उसको उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सिर्फ उसी चीज़ जो आपने रटी हुई है वहीं यूज़ कर सकते हो। उसका बैकग्राउंड पता है तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का यूज़ बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। जैसे ही प्रोटेक्ट करता है पिज़्ज़ा इकोसिस्टम को, यानी कि इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को, जो भी उनके ट्रेडिशनल एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और इस पे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कैंसलेशन ऑफ माइनिंग ऑन नियामगिरी हिल्स। ओके, अब देखिए नियामगिरी हिल्स का जो एग्जाम्पल है वो आपको पेशा से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर जगह सुनने के लिए मिल जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट दी थी, 2013 में ये जजमेंट दी थी कि जो वेदांता कंपनी थी, वेदांता कंपनी क्या चाहती थी कि जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट क्या होता है, ओर होता है जिसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वेदांता वहां पे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए बॉक्साइट ओर्स को माइन करना चाहती थी। तो बेसिकली जो 12 ग्राम सभा के लोग थे, जो डोंगरिया कौंद, कुटिया कंधा, ऐसी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनको काफी डर लगा क्योंकि जिस हिल्स में से, जो नियामगिरी हिल्स हैं, ये इनको पूजते हैं, दे आर ऑफ सेक्रेड इंपॉर्टेंस टू दीज पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर ये 12 ग्राम सभा हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, अगर ये डिसाइड करती हैं कि ये कोई नियामगिरी हिल्स जो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस इनके लिए होल्ड करते हैं, तो अगर तो सिर्फ ये ही अगर वेदांता को परमिशन देंगे तो ही हम अलाउ कर सकते हैं वेदांता को इस प्रोजेक्ट के लिए, वरना आपको बंद करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। ये जो 12 ग्राम सभास थी, इन सबने मिलके ये बोला कि हम इस प्लान को नहीं लागू होने देते। तो ये इकोसिस्टम को, पूरी हिल्स को, जो ये रिलीजियस कैरेक्टर के मानते थे, इनको इन्होंने बचा लिया। ठीक है, अब क्या यहाँ पे लिखा है, एम्पावर करना ग्राम सभा को इन अप्रूविंग डेवलपमेंट प्लान्स। देखिए कोई भी डेवलपमेंट प्लान होगा, ऑब्वियसली वो कंसल्ट किससे किया जाएगा, ग्राम सभा से किया जाएगा। जो ग्रीवेंसेज है ट्राइबल पीपल भी, उनको रिड्यूस करना, क्योंकि ग्राम सभा में ही ट्राइबल डिस्प्यूट जो होते हैं उनको रेजोल्यूशन किया जाता है। फिर अगर हम बात करें सेफगार्ड कल्चरल एंड राइट्स, ये भी हमने अभी देख लिया, नियामगिरी हिल्स भी इसका एग्जाम्पल है। बिल्डिंग ट्रस्ट टुवर्ड्स इंटीग्रेशन विद द मेन स्ट्रीम, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली जब हर चीज सरकार ने कह दी कि सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आपकी जगह है, तो उनको लग गया सरकार बुरी चीज नहीं है, ना ही बाकी लोग बुरे हैं, वो तो हमसे पूछ रहे हैं, मतलब हम ही ओनर है हमारे, राइट? सो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड नहीं होता इससे। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स, देखिए एंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभास। ऑब्वियसली देखिए सेल्फ गवर्नेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हम खुद ही डिसाइड करें कि क्या हमारे यहाँ पे प्लान्स लगेंगे, किस तरह से लागू होंगे, ये सब कुछ हम सेल्फ गवर्न करते हैं, राइट, शेड्यूल्ड एरियाज में। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे आ रहे हैं, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट करना नेचुरल रिसोर्सेज का, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस कॉन्सेप्ट की हो जाती है वो है कि चैलेंजेस क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, पीसा एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या है। तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे आ रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को, जो 5th शेड्यूल्ड एरियाज की कम्युनिटी है, उनको दे हैव वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि लॉ है क्या और कौन सी पावर्स उनको दी जा रही है। बहुत बार बाकी जो एक्सप्लॉयटेशन करने वाले जो कैपिटलिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वहां जाते हैं, वो हाथ जोड़ जोड़ के हाँ जी सर करके बेघर हो भी जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको राइट है कुछ अपनी ही जगह पे। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लिमिटेड ऑटोनॉमी है। देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे ग्राम सभा को इन्फ्लुएंस किया गया है नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स द्वारा, राइट? तो देखिए क्या होता है, जो लोअर लेवल होते हैं ग्राम सभा पंचायत, उनको इतनी पावर्स दी। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, जब आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है ना, आपके पास कभी भी सेल्फ गवर्नेंस आ ही नहीं सकती। ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है, या पंचायत सिर्फ और सिर्फ पीसा में नहीं, वैसे भी पंचायत को जो सबसे ज्यादा वीकन करता है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का ना होना है। तो देखिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब आप खुद टैक्स लगा सके अपने जिस एरिया में आप रूल कर रहे हैं। जब आप टैक्स लगा सकेंगे फिर आपके पास रेवेन्यू आएगा, फिर उस रेवेन्यू से आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स की। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लेंगे या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेंगे। तो जब तक पैसा नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, गवर्न कैसे करेंगे? सेल्फ गवर्नेंस तो पॉसिबल ही नहीं है खुद के रेवेन्यू के बिना, राइट? जब तक आपकी खुद की टैक्सेशन या बोरोइंग पावर्स नहीं है, until and unless that happens,
कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो सेल्फ गवर्नेंस। तो वही इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। देखिए बहुत सारे वायलेशंस भी देखते हैं हम जो होते रहते हैं प्रोविजंस के पीसा के। तो इसका भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां पे देखिए बात क्या है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे आई टेल यू दिस, एक देखिए एक एक्ट है कोल बेयरिंग एक्ट ऑफ 1957। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इन्वोक किया दिसंबर 24 2020 को, ठीक है। और सरकार ने कहा कि हम एक्वायर करेंगे 700 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इन दिस ट्राइबल डोमिनेटेड कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम कंसल्ट करेंगे ग्राम सभा को, उन्होंने स्टेट तक को कंसल्ट नहीं किया, राइट। तो सबसे बड़ी बात ऐसी आ जाती है कि पीसा को वीकन कर रहे हो आप। आपका तो मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, बहुत ही बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, आप उसको भी वीकन कर रहे हो, राइट। तो देखिए फॉर सेंचुरीज दिस लैंड हैज बिलोंग्ड टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो फिर आप पीसा को कंसल्ट ही नहीं कर रहे। तो इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट तक को इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी यही एलिगेशन है कि सरकार हमें तब ओवरराइड कर रही है, ओके। तो मतलब ये पीसा तो कहने की प्रोविजंस है इसमें। तो वायलेशन तो जब मन करे आप कोई भी एक्ट इन्वोक कर दो, क्योंकि ये जो कोल बेयरिंग एक्ट है इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पब्लिक कंसल्टेशन किसी भी लैंड को एक्वायर करने के लिए कोल जहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेशन में वो जरूरी है, तो नहीं लिखा, तो इन्होंने इसको इन्वोक कर दिया, ओके। इम्प्लीमेंटेशन, देखिए इम्प्लीमेंटेशन में भी काफी गैप्स हैं। देखिए क्या है, एक होता है एक्ट, फिर एक होता है उसकी लेटर और स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जब तक प्रॉपरली रूल्स नहीं बने होंगे तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब झारखंड जैसी जो स्टेट है जहाँ पे रूल्स ही फॉर्मुलेट नहीं किए गए और वहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन 26% है, तो आप देखिए कि कितना डिले करोगे आप। पीसा है कहने को 1996 में आया हुआ है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। ऐसी स्टेट्स में 3 स्टेट्स रह गई ना अभी, ओके। एक्सपर्टीज, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो नोडल एजेंसी है जो पीसा को इम्प्लीमेंट कर रही है वो कौन सी एजेंसी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को क्या पता एक्सपर्टीज ना हो, क्या पता उन्हें यही ना पता हो कि ट्राइबल कल्चर इस पर्टिकुलर जगह पे है क्या, तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी उसको क्यों बनाया, बात यहाँ पे ये है, ओके। या तो आप फंक्शनरीज आप पंचायती राज में ऐसे डाले जो जिनको ट्राइबल उसमें कोई एक्यूमेन हो, तभी तो वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, देखिए कैपेसिटी नहीं है, प्रॉपर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी। अब देखिए पीसा एक्ट जो है वो ये कहता है कि ग्राम सभा को कंसल्ट किया जाना चाहिए एक्विजिशन से पहले। अब कंसल्ट का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कंसल्ट का मतलब अप्रूवल तो नहीं है ना, राइट। कंसल्ट कर लिया, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, लेकिन तभी हमने अप्रूव कर दिया सरकार ने, तो फिर इस कंसल्टेशन को कॉन्करेंस क्यों नहीं बनाते आप, ठीक है। तो ये भी एक वो है। ओवरलैपिंग फंक्शंस, देखिए बहुत सारे जो ग्राम सभा टू बी कंडक्टेड अंडर पीसा ऑफन सी लो टर्नआउट। क्यों, क्योंकि ग्राम सभा में लोग डिस्कस ही करने नहीं आते, बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि और भी बड़े सारे फोरम्स हैं, कमिटीज हैं और कस्टमरी मीटिंग्स होती हैं जो ग्राम सभा में ट्राइबल्स की आपस में। उन्हें लगता है कि बस वो हो गई खत्म, कल को मीटिंग बुलाई जाती है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आते ही नहीं है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या, अवेयरनेस फैलाइए ताकि पार्टिसिपेशन और टर्नआउट अच्छा आए, उनको पता चले कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है हानि भी हो सकती है इसकी। तो आप बताइए आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। फंडिंग, पंचायत फिनेंसेस, देखिए क्या है, आप उसे डिसेंट्रलाइज करिए टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अकाउंट्स। आप क्या करिए, जो देखिए आपको पता है कि 3 लेवल पे होती है पंचायत, है ना। 3 लेवल पे होती है। जो नंबर 1 होता है वो क्या होता है, नंबर 2 होती है पंचायत समिति, उसके ऊपर होता है जिला परिषद, पंचायत समिति, फिर होता है ग्राम सभा, यही होता है, राइट। तो जब ऊपर वाले लोगों के पास जिला परिषद के बाद स्टेट जो देती है पैसा, उन्हीं के पास रह जाता है पैसा। तो आप क्या करिए, आप इंडिपेंडेंट अकाउंट बनाइए हर एक ग्राम सभा का, उसमें पैसा डालिए, उनको फिनेंशियल ऑटोनॉमी दीजिए, ताकि जितने भी एक्सप्लोरेशन है माइनर वाटर बॉडीज का या जो भी करना है वो अच्छे से करें। विमेन पार्टिसिपेशन, देखिए बात क्या है, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स हैं, जो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एल्डरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एल्डरली डिसीजन रूल करता है ट्राइबल्स में, है ना। तो देखिए ऑलमोस्ट हर स्टेट में जहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, वहां पे कोई मेजर ऐसा लिया ही नहीं गया है कि एटलीस्ट 1/3 पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन हो हर तरह की काउंसिल मीटिंग में, ठीक है। ग्राम सभा लेवल पे एटलीस्ट ऐसा होता ही नहीं है, वो उनको इनवाइट ही नहीं करते, ठीक है। कम्युनिटी ओनरशिप, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज का।
इसमें देखिए क्या लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इन पीसा एरिया शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और कम्युनिटी रिसोर्स बेस्ड स्कीम्स शुड इन्वॉल्व ग्राम सभाज इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें 60:40 या फिर अगर हिल डिस्ट्रिक्ट है तो 90:10 यानी कि 90% फंडिंग सेंटर से आती है, फिर बाकी स्टेट्स देते हैं। तो इन तरह की जो स्कीम्स होती हैं जो किसी भी तरह की कम्युनिटी रिसोर्स बेस्ड स्कीम यानी कि कोई भी कम्युनिटी रिसोर्स है यानी कि कोई वाटर बॉडी है उसको ठीक करना, रिपेयर करना, या कोई इस तरह की बॉडी को वेटलैंड बना दिया गया तो उसको डील करना, तो इन तरह की उसमें प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में ग्राम सभा को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, राइट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज यानी कि आप अमेंड करिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को, लैंड एक्विजिशन एक्ट को, ताकि ये सारे एक ही अलाइनमेंट में हो, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी है। अब देखिए एक चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें कि क्या है पीसा के अंडर, तो हर पंचायत के बाद रिजर्वेशन होना चाहिए इन प्रपोर्शन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर एक पंचायत है, पंचायत में जितनी भी सीट्स हैं उसमें से मिनिमम 50% जो सीट्स हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम चेयरपर्सन की पंचायत एट ऑल लेवल्स, पंचायत की हर लेवल पे जो चेयरपर्सन है, जिला परिषद यानी कि जो 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल पे जो चेयरपर्सन होंगे वो हमेशा एसटी ही होंगे, ओके। अब एक और चीज यहाँ पे कम्युनिटी पॉपुलेशन की बात लिखी है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि मिनिमम 50% तो मेंबर्स एसटी होने ही चाहिए, लेकिन क्या पता जो ट्राइबल कम्युनिटी है वही बड़ी तरह की गोंड है, कौंद्रिया है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में साथ रहती हो, तो फिर उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी कम्युनिटी को कितना परसेंटेज मिलेगा रिजर्वेशन का, ठीक है। तो फिर वो वेरी करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा। वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस कर लिया ये सब कुछ, यूनिफॉर्मिटी भी। कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए पीसा है रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का और क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए पीपल की सेल्फ गवर्नेंस का। अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा लेटर और स्पिरिट में, ये सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को ट्राइबल एरियाज में रिजुविनेट कर देगा, ओके। स्पोर्ट्स गवर्नेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स का इतना क्रेज हो गया है, लोग पीपल हैव गॉन मैड ओवर स्पोर्ट्स दीज डेज। आप पहले की व्यूअरशिप और अब की व्यूअरशिप में अगर कंपेयर करेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। अब लोग बहुत एंथुजियास्टिकली स्पोर्ट्स को देखने लगे हैं, राइट। तो देखिए अगर एक रिपोर्ट आई रिमेंबर आई हैड रेड इन अ न्यूज़पेपर, उसमें ये रिपोर्ट ये कहती थी कि जो ओलंपिक गेम्स का जो लास्ट टाइम ओलंपिक गेम्स रियो में हुई थी 2016, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 वाली जो ओलंपिक गेम्स थी उसके कंपैरिजन में जो टोक्यो 2020 हुआ था, 70% का इंक्रीज हुआ था व्यूअरशिप में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 32 बिलियन लोगों ने देखा था वो। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, 32 बिलियन इन द सेंस कितनी कितनी बार, राइट। तो ये चीज। अब देखिए हम क्या लिखा है स्पोर्ट्स गवर्नेंस। अब देखिए बात क्या है, ये बात आपको सबको पता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था। जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसको डिसॉल्व करना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही, और जो ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल उसने भी लिफ्ट कर दिया फिर सस्पेंशन को जो उन्होंने AIFF पे लगाई थी, ठीक है। तो देखिए हम हुआ क्या था, थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थी उनको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ताकि वो AIFF के अफेयर्स को मैनेज कर सके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ठीक है। और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था किसके अलाइनमेंट में, नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड मॉडल गाइडलाइंस के अलाइनमेंट में। अब देखिए डिसॉल्व क्यों करना पड़ गया कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्योंकि फीफा की एक नेसेसरी कंडीशन थी कि हम AIFF की जो सस्पेंशन है उसको गिव अप तभी करेंगे जब AIF को फुल कंट्रोल अपने डेली अफेयर्स में मिल जाएगा। एक कमेटी क्यों उसके डेली अफेयर्स को मैनेज कर रही है, व्हाई। और अगर ये कंटिन्यू करता COA, तो फिर ये एक फीफा का क्लॉज है, फीफा का जो स्टैट्यूट कहता है, लॉ कहता है, वो ये है कि अगर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है फ्रॉम थर्ड पार्टीज तो एक सीरियस वायलेशन होगी हमारे स्टैट्यूट की। तो इस जगह थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस क्या थी, जो हमारा कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा बनाया गया था। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्यों बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही सपना तो आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट को कि अचानक से COA बना दिया उन्होंने। तो इसके पीछे ये हुआ था, एक प्रफुल्ल पटेल आपको पता होगा, एक ही इज अ BJP पर्सन, मतलब एक पॉलिटिशियन है, बेसिकली फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियन। तो वो प्रेसिडेंट थे AIFF के 12 साल तक। अब देखिए उनका जो हमारा रूल कहता है कि 12 साल के बाद आप नहीं कंटिन्यू कर सकते एज प्रेसिडेंट,
ठीक है, लेकिन उन्होंने 12 साल के बाद भी कंटिन्यू किया। तो इतने टाइम तक आपने कंटिन्यू किया तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गए कि इस तरह से तो चलेगा नहीं, ऐसे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। और उन पे काफ़ी एलिगेशंस थी प्रफुल्ल पटेल पे कि वो हायरार्की, कमांड सिस्टम और बहुत ही सारे नेपोटिज्म और बहुत सारे तरह के उन पे एलिगेशंस लगे, जिसकी वजह से सीओए अपनी तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, क्योंकि इसको डिसॉल्व करना पड़ गया, क्योंकि हमें सस्पेंड कर दिया गया फीफा से। तो अगर ये हम पे ये सस्पेंशन ना हटाते तो जो फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 यानी कि जो अक्टूबर में होने वाला है, जो भारत होल्ड करने वाला है, वो भी हम होल्ड ना कर पाते, पर अब हम कर सकते हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस का जो मैटर है, इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसके बारे में इंडिया में क्या कैसे रूल करता है, इस बॉक्स को डिस्कस करने से पहले इसमें सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स गवर्नेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू या जिसके तहत स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हमारी कंट्री में है वो खुद को गवर्न करती हैं। जैसे दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड द फ्रेमवर्क, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बॉडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किस तरह के एम्स को फुलफिल करना चाहती है, क्या उनकी फंक्शनिंग होगी, क्या उनका फ्रेमवर्क होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक होता है प्रोसेस ऑफ ओवरसाइट। ओवरसाइट इन द सेंस, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, रूल्स और पॉलिसीज को निभाया जा रहा है कि नहीं निभाया जा रहा। फिर होता है एक डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? कमांड, ठीक है। स्ट्रैटेजीज, मिशन, ओके, इट इज बेस्ड ऑन विच डिसीजंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम भारत की बात करें तो ये जो ओवरसाइट एंड डायरेक्शन है, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड अंडर 2 विंग्स। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 विंग्स कौन कौन सी है ओवरसाइट और डायरेक्शन की। देखिए, एक है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो आप ये देख सकते हैं MYAS, ठीक है। फिर इसकी सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, जैसे SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है अंडर द ओलंपिक चार्टर, उसके तहत हमने क्या बनाया हुआ है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, IOA। फिर स्टेट लेवल पे भी है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन। फिर क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लिया। अगर हम बात करें जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट, उनके लिए क्या है? उनके लिए BCCI, आपको पता है ये बात, जो डायरेक्ट एफिलिएशन है उनकी रिस्पेक्टिव अपनी इंटरनेशनल फेडरेशन से, जो भी क्रिकेट की है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है। अब देखिए, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या होता है। जो मिनिस्ट्री होगी, आप बिल्कुल लॉजिकली समझिए, जो मिनिस्ट्री होगी वही तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी इन तरह की चीज़ों को, जो इंडिया में ट्रेनिंग वगैरह कर रही हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देगी, तो गोज बाय लॉजिक, ओके। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो सरकार ही बना के देगी। ये जो ट्रेनिंग वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे करेंगी, राइट। तो ये चीज पता चल गई। लेकिन अब यहाँ पे एरो जा रहा है स्पोर्ट्स इवेंट्स का, स्पोर्टिंग इवेंट्स का, मतलब स्पोर्टिंग इवेंट्स में कौन डेलीगेशन लीड करता है? IOA का। उसके लिए प्रिपेयर कौन करवाता है? IOA और बाकी जो स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। ये है गवर्नमेंट बॉडीज, ये है ऑटोनोमस बॉडीज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओलंपिक चार्टर, ओके। ये बात आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं बाकी यहाँ पे इश्यूज क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इश्यूज तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। दे शुड बी ऑन योर टिप्स एंड वेरी लॉजिकल। जो इश्यूज आजकल चल रहे हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स गवर्नेंस से रिलेटेड, या फिर जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये बात आपको पता होगी। और कुछ तो आप खुद से बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या है, बट जस्ट टू बी प्रिसाइज हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है। देखिए, बहुत ही अनक्लियर है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा रोल है। इतनी तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जितने लेवल पे हमने देख ली। नेशनल लेवल पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पहले आप यहाँ जाओ, फिर उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके ऊपर जाना है, फिर वहां से परमिट आएगी तभी हो पाएगा। बहुत सारी इस तरह से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज हो जाती हैं, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में गैप्स आ जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब देखिए, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? इतने पॉलिटिशियंस का, जैसे हमने प्रफुल्ल पटेल का देखा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। AIF प्रेसिडेंट, जो AIFF प्रेसिडेंट थे, जो प्रफुल्ल पटेल, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, आप भी मत लिखिएगा, मैंने बस आपको समझाना था इसलिए बता दिया। देखिए, वही मैं अभी भी कहूंगी, चीजें पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है, अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता हो तो इट बिकम्स लाइक अ केक वॉक, ओके। जो AIFF प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू किए थे डिस्पाइट कंप्लीशन ऑफ द 3 टर्म्स एंड 12 इयर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिट किया जाता है 12 इयर्स का ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा अंडर द स्पोर्ट्स कोड, लेकिन वो उसको ब्रीच कर गए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? आपने क्या देखा? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का बनना, बिजनेसमैन ओवर स्पोर्ट्स। हम बहुत बार देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि अंबानी इज एक्टिंग एज अ व्हाट लॉबी ग्रुप, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं।
देखिए यहाँ पे फैक्शनलिज्म आ जाता है, नेपोटिज्म, इरेगुलर इलेक्शन, ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। ये सब कुछ है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। फिर उसके बाद पुअर डिफरेंशिएशन इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। आपको मैं पूछती हूँ, व्हाट, अगर ये एक एथिक्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट? ओके, बट आई विल टेल ऑल्सो कि गवर्नेंस क्या होता है। देखिए गवर्नेंस होता है, सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट देखिए। मैनेजमेंट क्या होता है? जो डेली अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स जो एक ऑफिस में या कहीं भी चल रहे हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उन्हें करना, वो मैनेजमेंट होती है, उन्हें मैनेज करना। गवर्नेंस क्या होती है? ब्रॉडर लेवल पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या फिर विजन क्या है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो। जब गवर्नेंस और मैनेजमेंट एक दूसरे में इंटरफेरेंस करने लग पड़ते हैं ना, तो फिर कॉम्प्रोमाइज ही होता है प्रोफेशनलिज्म पे, और वही स्पोर्ट्स में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की कंफ्यूजन, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथलीट्स इन इलेक्टोरल कॉलेजेस। देखिए कोई भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में नई चीज आनी है, कुछ भी आना है, आप स्पोर्ट्स पर्सन से ही नहीं पूछ रहे कि आपकी वॉइस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डू यू वांट। आपको कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को शायद ज्यादा पता होगा ब्यूरोक्रेट्स या किसी और से कि किस तरह से उनको एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए ताकि वो राइजिंग हाइट्स पे पहुंच सके उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में। ठीक है, और बाकी और इश्यूज क्या हो सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ये तो प्लीज प्लीज ऑलवेज राइट दिस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो बेस्ड ऑन सेक्स और रीजन है, जो पर्टिकुलर आपको मतलब ये चीज अच्छी ना लगे शायद सुननी, पर ये बात सच है कि नॉर्थ ईस्टर्न्स जो है उनके खिलाफ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है रीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे। ऑब्वियसली मतलब कितने लोग आपके आसपास भी कहते हुए आपको दिख जाएंगे कि लड़कियां इतनी बायोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे डोपिंग, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेना, जो भी करना, अंदर इम्प्लांट करवा लेना ड्रग्स को, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा वो रहें, वो जूबियस रहें, बहुत ही एनर्जेटिक रहें, ताकि आप परफॉर्म कर सकें विदाउट गेटिंग टायर्ड। ओके, अनऑथराइज बेटिंग जैसे हम देखते हैं स्पोर्ट्स में, ये सब कुछ बाकी इश्यूज है। फाइनेंशियल इश्यूज क्या है? लिमिटेड फंड्स हैं ऑब्वियसली। देखिए मैं आपको अपनी तरफ से एक एडिशन बताना चाहती हूँ जो हमने न्यूज़पेपर वाले वीडियोस में कवर किया हुआ है। उसमें क्या लिखा था? देखिए भारत कितना स्पेंड करता है? 4 पैसा पर दिन पर कैपिटा स्पोर्ट्स पे। चाइना कितना स्पेंड करता है? देखिए तभी तो हमारे मेडल्स नहीं है इतने। मेडल टैली कितनी है हमारी? गोल्ड कितने सालों बाद आया? अभिनव बिंद्रा के बाद, नीरज चोपड़ा द्वारा 8 मेडल्स ओलंपिक में सिर्फ। मतलब ठीक है पिछले 30 सालों में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस था, बट स्टिल 8 मेडल्स तो कुछ भी नहीं है। चाइना का देखिए, अमेरिका का देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रही। अब मैं इसका रीजन बताती हूँ। चाइना कितना स्पेंड करता है? ₹6.1 पर डे पर कैपिटा ऑन स्पोर्ट्स। समझ रहे हैं आप? और हम 4 पैसा। तो ये फंड्स की लिमिटेशन बहुत ज्यादा, सरकार द्वारा बजट एलोकेशन सही नहीं है, और जितना फंड मिल भी रहा है उसका 90% अराउंड क्रिकेट में चला जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लिमिटेड यूनियन गवर्नमेंट फंडिंग। स्पोर्ट्स क्या है? ये देखिए, स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है। एंट्री 33 ऑफ स्टेट लिस्ट क्या कहती है? स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे हरियाणा की अपनी टीम है तो हरियाणा गवर्नमेंट उनको फंड करती है। जो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों स्पोर्ट्स में अपना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रही है, दिल्ली सरकार, राइट, जिसमें वो PhD तक लेके जाना चाहते हैं, उसमें मास्टर्स और ग्रेजुएशन सब कुछ स्पोर्ट्स में करवाना है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स से। तो इसलिए जब यूनियन जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग नहीं करेगी तो एक ये भी प्रॉब्लम है, राइट। तो ये सारी चीजें, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज। देखिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अब फिर वही, एक्सेप्ट सम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। इन स्पोर्ट्स को अगर हम छोड़ दें, इंडिया के पास कोई क्लियर या फंक्शनल आर्किटेक्चर नहीं है स्पोर्टिंग फेडरेशन या इवेंट का। देखिए जो दिल्ली हाई कोर्ट ने, यार ये वैसे तो पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखा है, COA को डे टू डे अफेयर्स के लिए। देखिए बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने COA बनाया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने COA को अपॉइंट किया, किसके लिए? डे टू डे अफेयर्स ऑफ टेबल टेनिस के लिए, क्योंकि टेबल टेनिस की कोई फेडरेशन ही नहीं है इस तरह की, है ना, मतलब इस तरह का कुछ है ही नहीं जो इसको गवर्न कर सके। तो हर एक स्पोर्टिंग इवेंट को अपना महत्व दीजिए, हर तरह की उसको जो भी ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए या जो भी गवर्नेंस के लिए, उनका स्ट्रक्चर बनाइए। मल्टीपल एक्टर्स, देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर लोकल, फिर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, फिर प्राइवेट बिजनेसमैन, यानी कि वो जो CSR के थ्रू आजकल काफ़ी आपको पावर। देखिए जब आप किसी चीज़ को फंड करने लग पड़ती है, कोई प्राइवेट जो एंटरप्राइज है, फिर वो उसमें कहती है कि हमें भी थोड़ा शेयर दो डिसीजन मेकिंग में, या हमारा भी कोई से होना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, इंटरफेरेंस आ जाती है बेफालतू की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। ये सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेशन भी डिफिकल्ट बन जाती है, इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टर्स हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी इशूज, देखिए पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी।
इसका मतलब क्या है, ओपेक डिसीजन मेकिंग, क्लोज डोर मीटिंग्स होती है, काफ़ी करप्शन देखा जाता है, बहुत सारे स्कैंडल्स आप जानते होंगे जो होते हैं इसके अंदर, राइट। तो और बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो हेड्स के पास हैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। जिस तरह से हमने प्रफुल्ल पटेल जी का केस देखा, उनमें काफ़ी वो हर चीज़ डिस्क्रिशन के बेसिस पे कर रहे थे, यही तो सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये सारे इशूज़ क्या, all these issues lead to ineffective or poor sports governance with lack of leadership, integrity and sound policy. This gives you a very good conclusion sort of thing. Okay. अब देखिए इम्पैक्ट क्या होता है इसका, ना ही सिर्फ आप स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट को रोक रहे हो, बल्कि जो आप इंडिया की प्रेस्टीज है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, इंडिया का प्राइड है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको आज भाई इतने बिलियंस ऑफ लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, आप फिर उसको खुद को गलत प्रेजेंट कर रहे हो। आपकी सॉफ्ट पावर वैसे आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जियो पोलिटिकल लीडर बने, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बन चुके हैं, बट सॉफ्ट पावर उसको क्यों इनहांस नहीं करते? क्रिकेट में है, ठीक है, बाकी जगहों पे भी लेके आइए। इम्पैक्ट ऑफ पुअर अब देखिए, अभी तक हमने रीजंस देख लिया, अब इम्पैक्ट क्या होगा पुअर स्पोर्ट्स गवर्नेंस का? स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, जैसे अभी हमने देखा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं बनेगा, कोचिंग नहीं दी जाएगी, कोचेस अच्छे से नहीं होंगे तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, फिर इंडिया की परफॉर्मेंस, जो पुअर परफॉर्मेंस हमने इंडियन ओलंपिक्स में देखी, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और कुछ ही सीरियस, देखिए यहाँ पे तो वैसे हॉकी लिखा है, पर मैं कहूँगी हॉकी में भी सीरियस पार्टिसिपेशन नहीं दे रही है सरकार, क्योंकि आपको हॉकी का भी पता होगा कि उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं, सिर्फ एक वही थे जब हॉकी की जो मेंस टीम और वुमेन्स टीम बोलती रहेगी कि हमें फंड कर दो, स्पॉन्सर कर दो, कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि लगता था लोगों को, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फंड नहीं किया उस टाइम पे, जो हॉकी ने जो भी अपनी प्रेपरेशन की है वो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने उनको फंड किया था, ये बात आपको पता होगी। तो सीरियस मतलब उसमें सिर्फ आर्चरी में हम देख रहे हैं, रेसलिंग में सीरियस पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स में क्यों नहीं देख रहे, ठीक है। नेशनल प्राइड का जैसे हमने देख लिया, सॉफ्ट पावर, ये सब वगैरह यहीं पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्पोर्टिंग सक्सेस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सब्जेक्टिव वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। सब्जेक्टिव वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन कैसे? जब हम स्पोर्ट्स लेवल पे अच्छा करते हैं ना, तो फिर बाकी कंट्रीज हमें उसके तरफ से जानने लग पड़ती हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर हैज बिकम द फेस ऑफ इंडिया इन सम व्हाट मैनर, राइट। तो बहुत जो बाहर वाले लोग हैं वो कहते हैं लैंड ऑफ सचिन तेंदुलकर, इंडिया इज द लैंड ऑफ सचिन तेंदुलकर, इफ सचिन इज नाइस देन पीपल ऑफ इंडिया आर नाइस। तो इस वे में बहुत सारा देखिए, वरना फिर बहुत सारी और भी सब, अभी हमने देखा लेस्टा में क्या हुआ, कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू हुआ, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, फिर उसके बाद आपस में वहाँ पे जो पाकिस्तानी नेशनल्स है उन्होंने बोला कि तुम तो हार गए एक पर्टिकुलर मैच में, फिर इंडिया को गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने भी रिटेलिएट किया, फिर ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच गई। तो सिटीजन्स की भलाई के लिए भी अच्छा है कि आप अपने स्पोर्ट्स पे काम करें, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लिए गए हैं स्पोर्ट्स गवर्नेंस की इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्पोर्ट्स फेडरेशंस। अब आप कहेंगे यहाँ पे लिखा टैक्स बेनिफिट्स कैसे दे रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस इनडायरेक्टली सरकार करती है इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको मैं बता दूँ, जो BCCI है, BCCI को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इंक्लूड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ठीक है। तो इसीलिए उनको दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इट ऑन योर ओन, आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और देखते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर होस्टिंग इवेंट्स टू नेशनल स्पोर्ट्स, ऑब्वियसली फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अब देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया जो 2011 में लाया गया था, जिसे हम स्पोर्ट्स कोड भी कहते हैं, जो इसने क्या किया था बेसिकली, स्पोर्ट्स कोड ने जो 2011 में आया था, जितने भी नोटिफिकेशन सरकार द्वारा इशू किए गए थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गाइडलाइंस आई थी 1975 से लेकर अभी तक की, जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑर्डर्स आए थे उन सबको एक जगह कंपाइल कर दिया, फिर वो 2011 का स्पोर्ट्स कोड उसी सब कुछ मिला के बन गया। ओके तो ये स्पोर्ट्स कोड क्या करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताता है जिसको हर एक स्पोर्ट्स बॉडी को कंप्लाई करना चाहिए, ताकि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसकी बेसिकली क्या है, अगर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बॉडी इन तरह के मिनिमम स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करेगा तो फिर आप रिटेन नहीं कर पाओगे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आपको एनुअल रिकॉग्निशन देती है कि आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बॉडी है नेशनल लेवल पे और आपको ये प्रिविलेजेस मिलेंगी, जैसे आप अपनी नेशनल टीम फील्ड कर सकते हैं, आप नेशनल सिंबल यूज कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट फंडिंग रिसीव कर सकते हैं, तो ये सब आप खो देंगे अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स को हर साल इफ यू डोंट कीप अप विद दैट। ओके तो रिकॉग्नाइज
अब किसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है? दिल्ली हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है स्पोर्ट्स कोड को एज बाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस। बाइंडिंग, वैसे तो जो कोड होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है, लॉ बाइंडिंग होता है ना, पर ये बाइंडिंग बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। तो ये भी आपके लिए एक स्टेटमेंट बन सकती है, इज द स्पोर्ट्स कोड बाइंडिंग और नॉट, इट इज नॉन बाइंडिंग, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है इट इज बाइंडिंग। और देखिए, इट इज टू बी कंप्लाइड बाय फेडरेशन फॉर रिकॉग्निशन। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अगर हम स्पोर्ट्स पे देखें, देखिए ऑलरेडी अगर हम बात करें थोड़ी बहुत एंट्री तो शुरू हो गई है प्राइवेट सेक्टर की, पर थोड़ा बहुत नया भी है ये स्टेप, तो हम देख रहे हैं। लेकिन इससे पता है थोड़ा सा हेल्प ही होती है, क्यों? क्योंकि मनी फ्लो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत तरह की नई टेक्निक सीखी जा सकती हैं, प्रोफेशनलिज्म आएगा, कंपटीशन आएगा, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन के साथ साथ एफिशिएंसी भी आ जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी का सोल मोटिव ही सिर्फ प्रॉफिट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इलीगल बेटिंग टाइप की चीज़ें करती हैं, तो फिर आप स्पोर्ट्स की, उन प्लेयर्स की इंटीग्रिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर्स हैं वो इन्वॉल्व हुए थे इलीगल बेटिंग में, राइट, इन कॉन्फ्लुएंस विद द प्लेयर्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं स्पोर्ट्स कोड क्या है, की रिक्वायरमेंट्स क्या है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की। ओके अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखें लीगल स्टेटस। अब देखिए यहाँ पे एक एरर है, आई वुड वांट टू टेल इट टू यू कि यहाँ पे क्या है, और आना चाहिए, इट इज नॉट ऑफ, यहाँ पे और है, ठीक है। तो ये चीज अब हम देखते हैं क्या लिखा है, लीगल स्टेटस। अब देखिए, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस क्या होना चाहिए, ये वॉलंटरली रजिस्टर की जानी चाहिए, और मतलब ये कोई भी बॉडी है ना, तो ये प्रोप्राइटरी कंसर्न होनी चाहिए, ना ही पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। अब देखिए प्रोप्राइटरी क्या होती है, प्रॉपर्टी इन द सेंस कोई भी एक इंसान है, उसने बस एक कंपनी खोली हुई है, पर उसका नाम, वही इंसान कंपनी है, वो इंसान जो है वही खुद ही बिजनेस है। मतलब बेसिकली इतनी बड़ी कोई फर्म नहीं है उसकी कि हम फर्म बोल दें, लेकिन वो इंसान खुद में ही बिजनेस है, वो खुद ही अपना बिजनेस रन करता है और सब कुछ वही है, ठीक है। तो प्रॉफिट जिसका मोटिव है तो प्रोप्राइटरी कंसर्न होता है। और यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप फर्म, अगर आप जॉइंट फर्म है आपकी, वो अगर ये दोनों चीजें आप नहीं हो, आप एक वॉलंटरली रजिस्टर्ड बॉडी हो, तो ही आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। तो जैसे आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन 1860 वाले एक्ट के तहत, या फिर इस तरह का कोई और चैरिटेबल एक्ट है जो भी, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेटस एंड रिकॉग्निशन की, अब देखिए जो भी आपकी बॉडी है, अगर आप बनना चाहते हैं, की रिक्वायरमेंट क्या है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनने की, तो आप एपेक्स बॉडी होने चाहिए हो। मतलब जो भी, अगर आप हॉकी में हो या फिर आप किसी भी चीज़ में हो, तो उसमें आप सबसे हाईयर लेवल पे, आपके नीचे बहुत सारी बॉडीज काम कर रही हैं, राइट, आप सबसे सुप्रीम मोस्ट में बेसिकली, और आपके पास रिकॉग्निशन है फ्रॉम रेलिवेंट इंटरनेशनल और एशियन फेडरेशन एंड इंटरनेशनल ओलंपिक्स, ठीक है, इससे। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स की इंटरनल रिक्वायरमेंट्स क्या, आई एम रियली सॉरी, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, आप कम से कम 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जिस्टेंस का आपके पास, और आपकी जो एफिलिएटेड यूनिट्स हैं वो कम से कम 2 से 3 स्टेट्स या यूटीज में होनी चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्शंस जो आप कंडक्ट करते हैं वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक होने चाहिए, ठीक है, जो भी आप प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए, जनरल सेक्रेटरी को चूज करने के लिए करते हैं। अब एज एंड टेन्योर लिमिट, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए जो एज और टेन्योर है बेसिकली 70 ईयर्स है, वो अपर मार्क है, अपर बेंच मार्क है, ठीक है, सारे ही ऑफिस बेरर्स के लिए। और देखिए ये तो एज हो गई, एज का बेंच मार्क हो गया, तो टेन्योर का बेंच मार्क क्या है, 12 ईयर्स, ठीक है, फॉर प्रेसिडेंट विद विदाउट ब्रेक, मतलब इन टोटल 12 ईयर्स अगर आप कर चुके हैं उसके बाद आप नहीं बन सकते, ओके। अब देखिए स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटेशन की हम बात, क्या रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें वो क्या है, देखिए आप प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट को रूल कर रहे हैं या फिर हॉकी को या किसी भी चीज़ को, रेसलिंग को, तो अगर जो भी लोगों ने उस क्षेत्र में पहले बहुत अच्छा किया है, मेडल्स लाए हैं, बहुत ही एक अच्छा फेस है उसके लिए, जिनसे लोग प्रेरित होंगे, और उन प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन को एज मेंबर्स आप ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करिए, ठीक है। और ऑफिस एंड अकाउंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आपका ऑफिस दिल्ली में होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, आपका जो ऑफिस है वो दिल्ली में होना चाहिए, आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बेसिकली बजट वगैरह जो भी आपका है,
ओके। अदर्स क्या लिखा है, इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस, रेगुलर डोपिंग टेस्ट होना चाहिए आपके सारे प्लेयर्स का, कोई भी फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए, आरटीआई अगर कोई डालता है तो उसको रिस्पॉन्स भी दिया जाना चाहिए, कोई सीक्रेसी वगैरह आप मेंटेन नहीं कर सकते फालतू, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। फ्रेमिंग वेल डिफाइंड स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन, देखिए आप कोड से नहीं पूरी जिंदगी काम चला सकते, कोई आपने सुना है कोई लॉ है इस पे वेल डिफाइंड स्पोर्ट्स, कोई लॉ है नहीं है, होना चाहिए जो सेपरेट करे गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को, जो दोनों एक दूसरे पे, जो गवर्नेंस वाली टीम है और जो मैनेजमेंट वाली टीम है, एक दूसरे पे प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सके, ठीक है, तभी तो प्रोफेशनलिज्म आएगा। इंटरफेरेंस को आप सेपरेट कर देंगे जब। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इससे क्या होगा कि आप क्वालिफिकेशन रखिए, कौन सा इंसान सिलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में या किसी और ऑफिस बेरर के रूप में, और किन को रिटेन किया जाएगा एज मेंबर्स इन द बॉडीज, पहले आप क्वालिफिकेशन तो सेट करिए, ठीक है। ये चीज आप पॉलिटिशियंस वगैरह को बाहर ही कर दीजिए, ये सब कुछ भी हो सकता है। डेवलप एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन गवर्नेंस, ऑल राइट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप क्या करें कि आप रिसोर्सेज बनाएं इस तरह के, जो जो गवर्नेंस से रिलेटेड पैम्पलेट्स निकाले कि किस तरह से गवर्न करना, अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उस पर एजुकेशनल मटेरियल या मैनुअल्स निकाले, वो सर्कुलेट करें सारे मेंबर्स को, राइट। गवर्नेंस प्रिंसिपल्स फॉर अ वैल्यूज ड्रिवन कल्चर, गेम प्लान, मेजर्स, जिससे इंश्योर हो सके आपकी इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ओके। इंट्रोड्यूस एंड इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आप मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर करिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की, रेगुलर इशू करिए अपनी स्टेटमेंट्स को अपनी वेबसाइट्स पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे। अब जवाब दीजिए अगर आपकी कंट्री अच्छी परफॉर्म नहीं करती तो बेसिकली आप कहाँ चूक गए और आपके और क्या स्टेप्स हैं जो आप लेंगे उसको ठीक करने के लिए। अडॉप्ट बॉटम अप अप्रोच टू देखिए बात क्या है, एक और चीज़ जो मैं आपके लिए ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। अगर बाय चांस हमारी कंट्री परफॉर्म अच्छा नहीं करती तो गो बैक टू पाकिस्तान टाइप ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें भी बेसिकली जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है या जो इस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकती है, दिस इज अटरली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। मतलब इस तरह का चीज़ भी कोई आउटरीच आनी चाहिए, राइट। अडॉप्ट बॉटम अप अप्रोच, बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप रिफॉर्म करिए अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बॉडीज़ को, विच अल्टीमेटली देखिए आप अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बॉडीज़ को रिकॉन्स्टिट्यूट और रिफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस का जो पिरामिड है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। नीचे से ही तो अच्छी शुरुआत होगी, ऊपर का ठीक कर दो आप, फिर वो कमांड की कमांड ही रह जाएगी, राइट। बेटर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, इट विल ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज एज वेल। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अब देखिए आपको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को, ओके। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों जरूरत पड़ गई इसको विड्रॉ करने की, ओके। देखिए बैकग्राउंड क्या है, अगर आपको पता हो, जस्टिस पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो इंट्रिंसिक पार्ट है, इनएविटेबल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 है ना। तो पर्सनल फ्रीडम को जो गारंटी करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फिर इस जजमेंट की लाइट में जिस तरह के कंसर्न्स अराइज किए गए कि देखिए इतने बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वो इतना सारा डेटा, ह्यूमंगस डेटा होल्ड करते हैं, पर्सनल डेटा इंडियन यूजर्स का, तो फिर प्रिवेसी तो कितनी ब्रीच हो रही होगी, लोगों में भी अवेयरनेस आ गई, राइट। तो फिर सेंटर ने इन्हीं चीज़ों के चलते हुए 2017 में ही सेटअप की एक एक्सपर्ट कमेटी को, जिसको चेयर किया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने BN श्री कृष्ण, ठीक है। BN श्री कृष्ण कमेटी अगर हम आपको पता है तो, ओके, ताकि वो एक फॉर्मुलेट कर सके एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेटा प्रोटेक्शन के लिए। 2018 श्री कृष्ण कमेटी की अगर हम बात करें, 2018 में इन्होंने सबमिट की अपनी रिपोर्ट, 2017 में बनाया गया, ठीक है, सबमिट अपनी रिपोर्ट की और एक ड्राफ्ट सबमिट किया साथ में डेटा प्रोटेक्शन बिल के रूप में। किसको सबमिट किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITI, ओके। 2019 में फिर इस बिल को टेबल किया गया पार्लियामेंट में, लेकिन उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शंस उठी, फिर उसको सेंड कर दिया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जो JPC है। फिर उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की नवंबर 2021 में। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर्स होते हैं, सिर्फ रूलिंग मेंबर्स नहीं होते, तो इसलिए बहुत सारी एक्सपर्ट से भी आप सजेशन ले सकते हो, ये इसका फायदा है। और वैसे तो कन्वेंशन मतलब बेसिकली एक अच्छा लॉ तो तभी निकल सकता है जब उस पर वाइडर कंसल्टेशन हो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि बिल को अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने बोला सरकार ने कि हम
बहुत ही जल्दी रिप्लेस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के साथ और ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉज, कि अब ग्लोबल के जो स्टैंडर्ड कहाँ पहुंच चुका है उनको थोड़ा मैचअप करते हुए, पेसअप करते हुए हमको खुद को वहां तक हम एक नया लॉ लेके आएंगे जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हर तरह की चीज के साथ डील करेगा, हर तरह के स्टेक होल्डर्स के इश्यूज को समझेगा और रखेगा बिल के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ जो प्रेजेंट जो चैलेंजेस हैं डेटा प्राइवेसी रिलेटेड और जो फ्यूचर में चैलेंजेस आ सकते हैं जैसे AI, IoT, इन तरह की चीज़ों से, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब देखिए क्यों ज़रूरत पड़गी विड्रॉ करने की बिल को। ओके, तो देखिए क्या है, इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए सबसे पहले तो जो JPC है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने इतनी सारी अमेंडमेंट्स कर दी, अराउंड 71 अमेंडमेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी सारी रिकमेंडेशंस कर दी, इतनी सारी करेक्शन सजेस्ट कर दी कि मतलब इससे अच्छा तो नया लॉ ही बना लें। ठीक है, इट इज बेटर टू ब्रिंग अ न्यू लॉ या न्यू बिल, है ना, तो ये सरकार को लगा। फिर उसके बाद हाई कंप्लायंस कॉस्ट, देखिए जो टेक इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री को एक बार साइड पे रखिए, इतनी सारी कंप्लायंस कॉस्ट, अगर आप कहेंगे कि आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर रखिए, यहाँ पे डेटा लोकलाइज करिए, आप कहीं बाहर नहीं भेज सकते, भारतीयों का डेटा यही रहना चाहिए, बहुत सारे। तो फिर जो छोटे छोटे जो इंजीनियर्स हो रहे हैं, जो नए नए पनप रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स के साथ, वो तो अभी बहुत ही छोटे लेवल पे है, इतने बड़े टेक जायंट्स पे ये चीज अप्लाई की जानी चाहिए, तो ये लोग ये कैसे कंप्लाई कर पाएंगे, राइट? सो इट विल एक्चुअली be equivalent to huge drain on their resources. Balancing data protection and privacy. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम देखें तो मेन प्रोविजंस जो हैं, जो बहुत सारे प्रोविजंस बिल के थे, जैसे डेटा लोकलाइजेशन, हार्डवेयर ऑथेंटिसिटी, ये सारी चीज़ें थे एक्चुअली वेंट बियॉन्ड डेटा प्रोटेक्शन। बहुत सारी कंपनीज का ये कहना था, जिस तरह की आप हमसे डिमांड रख रहे हो ना डेटा प्रोटेक्शन के रजीम से, तो आप बहुत आगे आ गए, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं हमसे। ठीक है, तो ये चीज़ कंसर्न्स रेज्ड बाय ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन ने बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए। इनफैक्ट BN श्री कृष्ण ने खुद ने ये बात बोली थी, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, कि जो बिल लाई थी ना सरकार, वो मेरे लाए गए बिल या मेरे सजेशन से तो बड़ी अलग थी। सरकार पता नहीं खुद को, ये सच में खुद रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज BN श्री कृष्ण है, उन्होंने खुद ने बोला था कि जो फॉर्म सरकार लेके आ रही है वो तो बहुत ही स्वीपिंग पावर्स दे रही है सरकार को खुद को, कि वो पर्सनल डेटा इंडिविजुअल्स का ओपेक कंडीशन, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए या किसी का भी आप डेटा ब्रीच करवा सकते हो, ये चीज सरकार कर रही थी उसमें। तो एक तो ये एलिगेशन था। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, ओके सेकंड लास्ट, नॉट अलाइंड विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। देखिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रैंसमवेयर आ रहा है बहुत सारे, मतलब वो जो मालवेयर होता है, जो कहते हैं कि आप पैसे नहीं देंगे तो तब तक हम आपकी फाइल नहीं खोलने देंगे, इन तरह की चीज़ें वो और सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, इस तरह के अटैक्स, क्रिप्टो से रिलेटेड इतने चैलेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों के चलते हुए कमर्शियल डायमेंशन मिल चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी। तो ये सारी चीज़ों पे तो लेजिस्लेट करना है। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो इन सारी चीज़ों के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था, इस बात पे कोई बातचीत ही नहीं थी। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी सेपरेटली बातचीत की जाएगी। अब देखिए और क्या कंसर्न्स व्यक्त किए गए थे, तो जो सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी बड़े सारे कंसर्न्स रेज किए थे। उन्होंने कंसर्न्स लिखे थे कि अकाउंटेबिलिटी मेजर्स नहीं है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी वगैरह के लिए, राइट? अगर बाई चांस हमें लगा कि आप नहीं फुलफिल कर रहे, तो हम बोलेंगे कि आप प्लीज इन्फॉर्मेशन दीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने डाला, फिर आप कह देंगे ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था तो हम इन्फॉर्मेशन में ही दे सकते हैं आपको, तो फिर वेयर इज दी अकाउंटेबिलिटी? ओके, अब वे फॉरवर्ड क्या है कि जो नया डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन आएगा, वो अपनी सारी जो इतनी क्रिटिसिज्म्स इस लॉ को मिली थी, इस बिल को मिली थी, उसको कंसिडरेशन में लाए और सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ये मुद्दों को बैलेंस करे। ओके, बेस्ट प्रोविजन जो प्रैक्टिसेस फ्रॉम ग्लोबल प्रैक्टिस, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जैसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ EU, ये सारी चीज़ें, सिंगापुर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपको GDPR के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, क्या है, देखिए ये जो यूरोपियन यूनियन है, जब ये GDPR के साथ आए थे आई थिंक 2018 में, तो इनका ये कहना था कि कोई भी कंपनी जो हमारे यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में स्थित है, हमारी टेरिटरी में, या कोई भी कंपनी जो हमारे यहाँ के लोगों से डील करती है, किसी वो हमारे लोग चाहे यहाँ रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो उनको इन पर्टिकुलर रेगुलेशंस के साथ जो हम निकाल रहे हैं डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड, उनके साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन इफेक्ट ये इतना खुद में कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी इनके अंडर आ गई, क्योंकि डील तो कर ही रही है इनके लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं हर कंपनी डील कर ही रही है, हर कोई यूज कर रहा है, हर यूरोपियन यूनियन जो मेंबर होगा वो यूज कर रहा होगा, राइट? तो इसके इफेक्ट में
डेटा प्रिवेसी का जो मुद्दा था कि आप लोकलाइजेशन करें डेटा, आप उनका नाम वगैरह भी उनके, इन्होंने नाम तक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में डाला होता, नेम एड्रेस सब कुछ आप उनके बिना पूछे, रिटन परमिशन के बिना नहीं आप ले सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो आप इन तरह की चीज़ें देख सकते हैं जो अपने में इतनी कॉम्प्रहेंसिव है, हम इनसे सीख सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आप प्रोवाइड करिए स्मॉल इंडियन स्टार्टअप्स को, उनको प्लीज़ टेक जायंट्स के स्तर पे मत रखिए। सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन, ऑल राइट, नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्विटर की अभी ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है, जिससे हमें ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं भारतीय सरकार द्वारा लीगल डिमांड्स जो ट्विटर को की गई कि आप अपने ट्विटर पे से कुछ कंटेंट को रिमूव करिए, और 2014 से 20 के बीच में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस तरह का लीगल डिमांड जो सरकार द्वारा किया जा रहा है कंटेंट रिमूवल के लिए। अब की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की, कि इंडिया 4th नंबर पे आती है टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बिटवीन 2014-20। नंबर 1 पे आता है जापान, नंबर 2 पे टर्की, नंबर 3 पे रशिया, 4th पे आता है इंडिया। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर और भी क्या क्या किया है, साथ में गूगल को भी ऑर्डर किया है बहुत सारे न्यूमरस पीसेज ऑफ कंटेंट फ्रॉम सर्विसेज लाइक सर्च, यूट्यूब, जीमेल, इनसे टेक डाउन करने के लिए। बहुत सारे देखिए रीजंस क्या होते हैं कि सरकार किन तरह के कंटेंट को रिमूव करवाती है, जो सरकार की क्रिटिसिज्म हो, या फिर किसी पॉलिटिशियन की डिफेमेशन अगर हो, या फिर कोई अडल्ट कंटेंट हो, या इम्पर्सोनेटिंग अमंग अदर्स। इम्पर्सोनेशन क्या होता है, इम्पर्सोनेशन होता है आप किसी का मजाक उड़ाने के पर्पज के लिए क्या करते हैं, दूसरे की तरह एक्ट करने लग पड़ते हैं, किसी की एक्टिंग करना ताकि या फिर किसी की तरह बिहेव करना, मिमिक्री भी हो सकती है इस तरह से। ठीक है, जो बहुत ही हर्टफुल हो बेसिकली। नीड फॉर सोशल मीडिया रेगुलेशन, देखिए नीड क्या है, ठीक है सोशल मीडिया ने अपना तो बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकाल दी, लेकिन सोशल मीडिया की रेगुलेशन के लिए भी काफ़ी नीड है। तो क्या नीड है, यहाँ पे भी एक एरर है, यहाँ पे 2000 होगा ना कि 2020। ओके, ये भी हम देखेंगे। खैर, चेकिंग डिसरप्शन इन द सोसाइटी, देखिए इतनी डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी में, राइट, और फिर अब तो पोलराइजेशन भी बहुत है, 2 पोल्स बन गए हैं, एक यहाँ एक वहाँ, इतना ज़्यादा, एक एक्सट्रीम इस जगह पे व्यूज़ हैं, एक इधर, दोनों आपस में बातें करने के लिए रेडी नहीं है, इतना एक एक दूसरे को, एक लिबरल कहता है, एक को राइट विंग कहते हैं, आपस में ही मतलब पता नहीं कहाँ भटक गए हैं। खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इतनी पोलराइजेशन जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो जिस तरह के हेट क्राइम्स जो नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स के साथ स्पेशली दिल्ली में हो रहे हैं, इन तरह का मतलब बहुत कुछ, इनफैक्ट मतलब अभी रिसेंटली आपने अगर नॉर्थ कैंपस वाले रीजन में इन तरह की न्यूज़ेस पढ़ी हो तो उसमें था कि वाई डू वेयर सच शॉर्ट स्कर्ट्स, तुम नॉर्थ ईस्टर्न होते ही ऐसे हो, इन बहुत सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स, बहुत ही ज़्यादा। तो इन तरह के चलते हुए सरकार को डेफिनेटली सोशल मीडिया रेगुलेशन करनी ज़रूरी है। कर्टेलिंग फेक न्यूज़, देखिए फेक न्यूज़ को कर्टेल करना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी फैल ही रही है, वो हो ही होती नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी न्यूज़ सामने आ जाती हैं, फिर वो वायलेंस को लीड करती है, रेडिकलाइजेशन को, फियर मॉन्गरिंग को लीड करती है। जैसे अगर हम रिसेंटली अभी देखें, बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स किए गए थे कि बहुत ही वाइड स्प्रेड चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो रही है, और ये कहाँ सर्कुलेट किया गया था, व्हाट्सएप के थ्रू किया गया था, जिससे मॉब वायलेंस हमने देखी, डेडली लिंचिंग्स देखी 2017-18 के बीच में। बहुत सारे आपको पता होगा, आई डोंट नो मतलब आपको पता है कि नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स पे भी एलिगेशंस लगी थी 2017-18 के बीच में कि ये लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फोर्सफुल करवा देते हैं, ये वो, राइट। मिनिमाइजिंग केस ऑफ साइबर स्टॉकिंग, अब देखिए बात क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो सरकार को सच में थोड़ी सी सोशल मीडिया रेगुलेशन तो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं उनके पास तो अनोनिमिटी आ जाएगी ना। क्योंकि देखिए बात क्या है कि सोशल मीडिया उनको अलाउ करती है इन तरह के स्टॉकर्स को कि वो विक्टिम्स की जो भी एक्टिविटी है उनके पेज पे जाके उनको स्टॉक करें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टोरी डाल रहे हैं, और उनके बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना उनको स्टॉक कर सकते हैं, राइट। जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं कितने करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, इन सब के लिए तो बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी, देखिए सबसे घटिया एग्जाम्पल जो डेमोक्रेसी की ब्रीच का जो सोशल मीडिया की वजह से हुआ वो था कैपिटॉल हिल जो इंसिडेंट हुआ था यूएसए में, 2021 की बात है, जो फरवरी में हुआ था। बेसिकली ट्रम्प सपोर्टर्स जो थे उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ही कहा था टेक अप आर्म्स एंड लेट्स फाइट फॉर दिस, एंड बहुत सारी रेशियल सुपीरियोरिटी के टर्म्स में उनके नाम पे इतनी वो की थी, वहाँ पे इतना बड़ा दंगा हुआ। ट्रम्प ने फिर बाद में कहा भी कि कुछ गलत नहीं किया इन्होंने, तो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो ट्रम्प इज ट्रम्प, लेट हिम बी। तो फिर हम, ये वर्स्ट एग्जाम्पल था। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सोसाइटी पे जो हम इम्पैक्ट देखें बहुत बड़ा है उनका, राइट।
तो जो एवोल्यूशन है रेगुलेशन की, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत हुई है, हम देखते हैं कैसे इवॉल्व हुआ है। ये बहुत, देखिए पिछले डेकेड में कैसा हुआ है, पिछले 6-7 सालों में आईटी एक्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिल रहे हैं जो कुछ टाइम फ्रेम की एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो ऑलवेज कीप एन आई ऑन इट, वेरी क्लोजली मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि जो एक्ट है पूरी, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में अप्लाई करता है, राइट, पैन इंडिया एक्ट है। और इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड इवन आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर कोई हमारे यहाँ के बंदे के साथ किसी बाहर वाले ने भी अगर कुछ साइबर क्राइम किया या कुछ भी, तो फिर वो भी इसके तहत गवर्न किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी। ओके, जो लीगल वैलिडिटी है, देखिए जब ये एक्ट लाया गया था ना, उससे पहले सब कुछ मैनुअल हुआ करता था, उससे पहले कोई डिजिटल भारत इनिशिएटिव नहीं चल रहा था, ठीक है। तो उससे पहले डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऐसा वगैरह कुछ नहीं था। उससे पहले सिग्नेचर भी आप डॉक्यूमेंट्स, आप पहले लाइनों में लगो बिल जमा करवाने या कुछ भी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब फिर नया नया क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स या डिग्री इलेक्ट्रॉनिक मिलना, या कोई भी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना, फिर आपको इनको लीगल वैलिडिटी भी तो देनी है। उससे पहले तो वो इलीगल ही होते, अगर कोई लॉ इसको लीगल वैलिडिटी ना देता। तो फिर इस लॉ ने इन सारी चीज़ों को लीगल वैलिडिटी दी, ठीक है। ये मॉडर्न लेजिस्लेशन है जो इन तरह के एक्ट्स, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं किन तरह के एक्ट्स को क्रिमिनल ऑफेंसेस ने बताया, हैकिंग, डेटा थेफ्ट यानी डेटा को चुराना किसी रॉन्ग पर्पस के लिए, स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस जैसे रैंसमवेयर वगैरह, आइडेंटिटी थेफ्ट, डिफेमेशन, ऑफेंसिव मैसेजेस बोलना, किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाना, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म, इनको क्रिमिनल ऑफेंस मानता है। फिर 2008 में एक अमेंडमेंट की गई, इंट्रोड्यूस की गई, जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन 66A, ये तो आपको श्रेया सिंगल केस तो जरूर पता होना चाहिए। इस 2008 की अमेंडमेंट ने सेक्शन 66A को ऐड किया इस एक्ट में। इस सेक्शन ने क्या किया, इसने अथॉरिटीज को, स्पेशली सरकार को, इतनी पावर दी कि वो अरेस्ट कर सकते हैं एनीवन अक्यूज्ड ऑफ पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया दैट कुड बी डीम्ड ऑफेंसिव। अब देखिए श्रेया सिंगल जो एक आई थिंक लॉ स्टूडेंट थी उस टाइम पे, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आप केस सुनते हैं, तो उन्होंने केस ये तो डाला था शायद 2013 में, लेकिन एक्चुअल में 2015 में फिर इसकी सुनवाई प्रॉपरली आई थी, वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें इट स्ट्रक डाउन दिस सेक्शन 66A बिकॉज इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वायलेटेड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ऑफेंसिव तो कुछ भी हो सकता है, हमने अपना कोई ओपिनियन डाला, क्या पता सरकार को वो ऑफेंसिव लग जाए। ऑफेंसिव क्या होता है, इतना ब्रॉड टर्म है ऑफेंसिव तो, राइट। तो यही श्रेया सिंगल का भी कहना था। अब डेटा प्रिवेसी रूल्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए 2011 में, ये रिक्वायर करता है कि फर्म्स को रिटन परमिशन लेनी है कस्टमर से। ये भी आपको देखिए, आप कभी पेपर में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा रिटन परमिशन, हमसे तो आज तक नहीं रिटन परमिशन, तो ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वो देखिए, वो आप जो आपसे पूछा जाता है टिक 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 करने के लिए, वो रिटन परमिशन ही होती है, ठीक है। तो जो फर्म्स हैं, दे हैव टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम कस्टमर्स बिफोर कलेक्टिंग एंड यूजिंग देयर पर्सनल डेटा। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2021 के अगर आपको रूल्स पता है, ये बात भी पता है, आईटी रूल्स, ये भी अभी 2021 में आए हैं। लेकिन अब देखिए, ये 2021 के रूल में कुछ ड्राफ्ट अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है, ये बात भी आपको पता है, बहुत रिसेंटली। ओके, तो इसमें क्या क्या है ये अमेंडमेंट्स, ये भी हम देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, देखिए इंटरमीडियरीज क्या होती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना। अब फेसबुक तो नहीं पोस्ट कर रहा जो आप पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक क्यों अकाउंटेबिलिटी होल्ड करे कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो उस पर, आप तो कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हो। तो ये इंटरमीडियरीज जो होती हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कंटेंट इस पे पोस्ट हो रहा है वो इनका खुद का नहीं होता, वो एक इंसान की फ्रीडम है जो वहाँ पे पोस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन इन इंटरमीडियरीज की क्या ऑब्लिगेशन है कि आपको पब्लिश करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिवेसी पॉलिसी को अपनी प्रॉपर्ली पब्लिकली पब्लिश करिए, ठीक है। तो आप कौन सी एग्रीमेंट लेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे और यूज़ कैसे करेंगे सर्विसेज को, ये सब कुछ बताइए यूजर्स को भी, ठीक है। और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, कि इन इंटरमीडियरीज को स्पेसिफाई करना है कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, कि किस तरह का कंटेंट आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं पोस्ट कर सकते या क्रिएट कर सकते। तो ये भी इनको पहले यूजर्स को बता देना है। जैसे अगर आप यूट्यूब पे कभी कॉमेंट करते हैं किसी भी वीडियो के नीचे, तो अब तो ये आने लग पड़ा है ना कि आप कमेंट सिर्फ वही करिएगा जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रीच ना करते हो, जो हेट्रेड या सोशल क्राइम्स को ना प्रोलिफरेट करते हो, तो ये सब, ठीक है। ये होता है बताना यूजर्स को कि इस तरह का कंटेंट आप यहाँ नहीं डाल सकते। एक्सपीडिशियस रिमूवल ऑफ प्रोहिबिटेड कंटेंट,
देखिए इंटरमीडियरी को क्या करना है, जो भी कंप्लेंट उनके पास डाली जाएगी कि इस तरह की कंप्लेंट्स हैं, कोई अगर साइबर अटैक कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, राइट, तो अगर कोई कंप्लेंट उनके पास आती है तो एक्नॉलेज करना है उन कंप्लेनेंट्स को कि हमने आपकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है 24 घंटे के अंदर अंदर, फिर 15 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ भी करना है, रिजॉल्व भी करना है। ओके अब देखिए अपील मैकेनिज्म अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर्स। अब देखिए आप सुनिए, इंटरमीडियरीज को डेजिग्नेट करना है ग्रीवेंस ऑफिसर को, ताकि वो एड्रेस कर सके कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द रूल्स। ठीक है, ग्रीवेंस ऑफिसर हर इंटरमीडियरी को खुद का बनाना है, ठीक है, ताकि वो कंप्लेंट्स को एड्रेस कर सके। लेकिन अब क्या पता इनके ही जो डिसीजन आए ग्रीवेंस ऑफिसर का वही लोगों को पसंद ना आए, विक्टिम को वही जस्टिस ना दिलवा पा रहा हो, तो फिर एक ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी बनाई जा रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ताकि जो अपील्स इनके डिसीजंस के अगेंस्ट सुननी हो वो सुनी जा सके। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस इन इफेक्टिव सेंसरशिप, इन इफेक्टिंग सेंसरशिप देखिए क्या है। ओके सब्जेक्टिविटी, देखिए सेंसरशिप है उसका कोई ऑब्जेक्टिव बाउंड्री, इफ यू डू नॉट माइंड आई वुड वांट टू टेक अ मिनट्स ब्रेक, आई वुड बी बैक इन अ मिनट और टू, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आई बी जस्ट बैक। ओके कुछ खा पी ले। ऑलराइट, सो हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है, सेंसरशिप को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सिंसियरली सजेस्ट कि आप एक एक वर्ड बहुत अच्छे से सुने। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहली चीज ये है सब्जेक्टिविटी, मतलब सेंसरशिप की कोई ऑब्जेक्टिव बाउंड्री नहीं है ना, ये बिल्कुल रिलाय करता है कि व्यूअर्स जो हैं उनका सेंस ऑफ मोरालिटी, कि आपकी मोरालिटी शायद मेरी मोरालिटी को ना मैच करती हो, राइट। कोई एक पर्टिकुलर अगर धर्म है वो किसी चीज को शायद ऑफेंसिव ना मानता हो, दूसरा धर्म मानता हो, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कौन सी वेब सीरीज किसको पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी। ये इतने डायनामिक स्टैंडर्ड्स हैं डिसेंसी के, कल कुछ और डिसेंसी हुआ करती थी, कल क्या पता अगर हम कल की बात करें तो एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में क्या क्या एक वाइडर कंसेंसस था सबका कि ये चीज गलत है, लेकिन आज देखिए सब कुछ कैसे चेंज हो रहा है ना। तो वैसे ही जब आज कल हर मिनट डिसेंसी की जो परिभाषा है वो बदल रही है, तो सेंसरशिप को आप कैसे ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो इतनी सब्जेक्टिविटी होगी तो कुछ भी सेंसरशिप के अंदर आ सकता है। पोटेंशियल फॉर मिसयूज, ओवर रेगुलेशन एंड अब्यूज, देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि स्टेट को जो पॉलिटिकल गेन से मोटिवेटेड है, अगर कोई भी सरकार या उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा वो किसी भी पर्टिकुलर फिल्म का या किसी पर्टिकुलर कंटेंट को, किसी आइडिया को कंट्रोल कर सकें, सिटीजन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकें, जो भी मतलब फिर उनके लिए तो ये इसको मिसयूज कर सकते हैं, राइट। स्पेशली फिर जब एक वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारी कंट्री में है इस टाइम पे एटलीस्ट,
और जो लैंग्वेज है लेजिस्लेशंस की, लॉज की, वो इतनी वेग है कि यही नहीं पता कि हमें जस्टिस मिल किसके तहत सकता है। इतने किसी भी लॉ के किसी भी पर्टिकुलर क्लॉज को किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें फ्री स्पीच को सप्रेस करने के फेवर में जाती हैं। इनइफेक्टिव इन सर्टेन केसेस, देखिए बात क्या है जो सेंसरशिप, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ से अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सेंसर्ड मटेरियल होता है, हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड चैनल से वो सर्कुलेट हो सकता है। देखिए अब बहुत ही सच में बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि कई केसेस में क्या होता है, जो अगर आप किसी कंटेंट को सेंसर कर देते हैं ना, तो फिर लोगों में एक क्यूरोसिटी जाग जाती है, ऐसा भी क्या था इसमें जो इसको सेंसर कर दिया, राइट। क्या था ऐसा जो टेक डाउन कर दिया यूट्यूब ने, फिर वो किसी ना किसी अंडरग्राउंड चैनल से वो इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी बहुत रिसेंटली जो नुपुर शर्मा वाला जो केस हुआ था, वो ऑलरेडी जब तक इन्फॉर्मेशन फैली किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या बात हुई है, जो इतना सब कुछ हम कंट्री में देख रहे हैं। तो फिर सबने सर्च करना शुरू किया कि क्या बोला था दोनों ने, दोनों फैक्शंस ने एक दूसरे को क्या बोला था, फिर वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बात पता चली गई कि किसने क्या बोला था एक दूसरे को, है ना। तो फिर ये तो और ज्यादा फिर खुद ही का एक डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द एंटायर सेंसरशिप थिंग। ओके, इश्यूज क्या हैं देखिए ड्राफ्ट अमेंडमेंट में, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन कंटेंट अब्रॉड एंड मे इफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो बहुत ही मतलब वो लिखा हुआ है, बहुत ही जनरल से इश्यूज लिखे हुए हैं कि कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द पोजेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा क्लीशे सी चीजें लिखी हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सेंसरशिप के मामले में, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इनकरेज करिए सेल्फ रेगुलेशन को, राइट। आप एस्टैब्लिश करवाइए बोथ इन हाउस और इंडस्ट्री वाइड इन तरह के हाउसेस को, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, जो जिस तरह का फंक्शन हर बॉडी सर्व कर सके। तो सेल्फ रेगुलेशन को आप एनहांस करिए। सरकार वैसे कहती तो यही है कि हम सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए तो आईटी रूल्स लाएंगे, लेकिन बाकी फिर जो बॉडीज हैं वो समझती है कि नहीं, सरकार किसी भी चीज़ को जो ओरिजिन है किसी भी चीज़ का ट्रेस करवाने के लिए बोल सकती है कि किसने सबसे पहले मैसेज भेजा, राइट। कोडिफिकेशन ऑफ ऑल मीडिया लॉज, देखिए आप सबसे पहले तो सर्टेनिटी लेके आइए। जब तक आप सारे मीडिया लॉज को, एक मीडिया लॉ में कोई क्या पता प्रोविजन किसी तरह से लिखा है, दूसरे में कुछ और, एक चीज अलाउ कर रही है एक चीज बैन कर रही है, तो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो आप। तो डिपेंड करता है सब्जेक्टिविटी पे, राइट। सरकार या सुप्रीम कोर्ट या आप कैसे भी अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर्टेनिटी लेके आइए सारी गवर्निंग लॉज से रिलेटेड ताकि जितने भी फियर्स हैं सिटीजन्स और क्रिएटर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके दिमाग से हट जाएं, ताकि आप क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को फ्लरिश करवा सकें। ओके, आप लिमिट करिए अपने एक्सटेंट ऑफ सेंसरिंग पावर को। स्टेट के पास जो पावर है उन्होंने प्लीज थोड़ा सा उसको लिमिट करिए, क्योंकि कोई भी अगर रेगुलेटरी बॉडी है जो सेंसरशिप को डिसाइड करती है कि सेंसर होगा ये मटेरियल या नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करे, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करे, वो जो अपनी सजेशंस दे, रिकमेंडेशन से, पर डिसीजंस ना ले कि कौन सी चीज सेंसर की जाएगी कौन सी चीज नहीं की जाएगी। अडॉप्टिंग प्रोएक्टिव और नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन प्यूनिटिव मतलब जिसमें पनिशमेंट नहीं दी जाती, प्रोएक्टिव यानी कि चीज होने से पहले ही आप प्रिवेंटिव स्टेप्स लीजिए। कैसे? आप पब्लिक एजुकेशन स्प्रेड करिए, डाइवर्सिटी को इनकरेज करिए स्कूल्स में हर जगह, कि हम साथ मिलके रहते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को, बहुत सारी चीजें, ये पोलराइजेशन ना हो पाए जिस चीज से, ओपनली कॉम्बैट करिए इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को। ओके, प्रमोटिंग प्रोफेशनल एजुकेशन इन द मीडिया, आप एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए मीडिया के, ये आप प्रमोट करिए। कोई एंकर भी है तो किस तरह की चीजें वो नहीं बोल सकते, ताकि आप प्रिवेसी, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को आप प्रोटेक्ट कर सके। न्यूज इन शॉर्ट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी, ये अपने न्यूज़पेपर वाले वैसे ऑलमोस्ट पता है बहुत ही रेपिटेटिव है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में बताया हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़ा और बताना पड़ रहा है आपको साथ साथ में, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड देखिए क्या होता है। प्रिविलेजेस जो एमपीज को दी जाती हैं, राज्यसभा चेयरमैन यानी कि फॉर्मर चेयरमैन, ये वेंकैया नायडू जी ने ये बात बोली थी। उन्होंने स्टेट किया था कि एमपीज इंजॉय नहीं करते इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस। जब भी एक हाउस है फॉर एग्जांपल, वो बजट सेशन में, विंटर सेशन में, किसी भी सेशन में है, या फिर मॉनसून सेशन में,
तो उस सेशन के चलते हुए जितने भी दिन तक वो सेशन चलता है, अगर कोई भी एक इंसान है उसको पुलिस आ जाती है या ईडी आ जाती है, कोई भी आ जाता है, वो कहती है नहीं जी हमें आपको अरेस्ट करना है क्योंकि आप पे एक क्रिमिनल केस है। ये बात तो सबसे ज़्यादा देखिए क्यों बोली थी वेंकैया नायडू जी ने, क्योंकि लोगों ने कहा था कि ईडी जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हरास कर रही है, ये उनके प्रिविलेज के खिलाफ जाता है, क्योंकि जो प्रिविलेजेस हैं वो मतलब ईडी बार बार समन करती रहती है उनको कि आ जाइए अपनी हाजिरी लगाने यहाँ पे, तो ये अगेंस्ट जाता है। तो फिर इस पे वेंकैया नायडू ने कहा था देखिए क्रिमिनल केसेस के केस में कोई इम्यूनिटी नहीं है अरेस्ट से किसी भी एमपी को, ठीक है, और आप किसी भी तरह के समन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको भेजती है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया, अब आपके लिए समझना आसान हो गया होगा। अब देखिए क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, क्या होती हैं, जो राइट्स और इम्यूनिटीज इंजॉय किए जाती हैं एमपीज द्वारा, ओके, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ठीक है, ताकि वो देखिए बात क्या है बेसिकली, ये राइट या प्रिविलेज, राइट एक्चुअली एक वे है ताकि वो अपनी ड्यूटी निभा पाए, क्योंकि पार्लियामेंट की ड्यूटी क्या है, इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस इज व्हेन दे डेलिब्रेट ऑन इश्यूज, दे कंट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टीज एंड देयर ब्रेन्स टुवर्ड्स द लेजिस्लेशन, है ना। तो जब एक इफेक्टिवली ये प्रोसेस जब सेशन में है एक अगर हाउस, तो फिर आप जो जिस काम के लिए उनको इलेक्ट किया गया है वही नहीं वो पूरा कर रहे, फिर आ जाती है उनके पास बार बार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कि हम आपको यहाँ अरेस्ट करेंगे, यहाँ समन करेंगे, तो फिर अपने काम में वो चूक जाएंगे ना, तो इसीलिए इनको ये प्रिविलेज दी जाती है, ठीक है। और ये उन इंडिविजुअल्स को भी दी जाती है जो शायद एमपीज ना हो लेकिन किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में के मेंबर हों, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत सारे अटॉर्नी जनरल का आपको ये बात पता है कि अटॉर्नी जनरल बहुत सारी कमिटीज के मेंबर होते हैं, सरकार बना सकती है, तो अटॉर्नी जनरल को भी आप क्रिमिनल केस में नहीं पकड़ने आ सकते जब हाउस सेशन में हो। यूनियन मिनिस्टर, देखिए यूनियन मिनिस्टर स्पेसिफिकली यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो यूनियन मिनिस्टर है या फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है वो कभी कभी इलेक्शन उन्होंने अभी लिया ही नहीं होता, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, फिर 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इलेक्ट करके या फिर नॉमिनेट नहीं भी किया, उनको बस मिनिस्टर बना दिया गया, ओथ दिलवा दी गई, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपनी सीट जीतनी होती है बाय पोल्स के किसी भी इलेक्ट करके किसी के थ्रू, ठीक है। तो अभी क्या पता उन्होंने इलेक्शन ना जीता हो, वो एमपी भी नहीं है बस मिनिस्टर है, तो वो भी उनको भी प्रिविलेज मिलती है, ठीक है। देखिए कोई भी अगर आप कह सकते हैं अगर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जानबूझ के अरेस्ट करने फिर भी आ जाती है या कुछ भी करती है ऐसे, तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और वो पनिशेबल है अंडर लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो एमपीज के यानी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके लिए आर्टिकल 105 के तहत दी गई हैं और स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी एमएलएस के लिए आर्टिकल 194 के तहत। अब लेकिन एक और चीज़ है, एक और प्रिविलेज होती है जो सिविल केसेस में होती है। सिविल केस क्या होते हैं, लैंड डिस्प्यूट, इस तरह के जो डिस्प्यूट होते हैं ना, वो सारे डिस्प्यूट्स। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, लेकिन ये वाली प्रिविलेज रिटेन की गई है, इन्होंने क्रिमिनल केस को मेंशन किया है, पर जो सिविल केसेस हैं उसमें 40 दिन सेशन स्टार्ट होने के पहले और 40 दिन देर आफ्टर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ हैज़ बीन रिटेन्ड। अगर हम बात करें कोडिफिकेशन सारे प्रिविलेज की नहीं हुई है, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है प्रिविलेजेस के मामले में। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिविलेजेस हेल्प्स टू मेंटेन अथॉरिटी एंड डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ एमपीज, यस राइटली सो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की प्रोटेक्ट करता है और इफेक्टिव फंक्शनिंग, ऑब्वियसली फंक्शन तो तभी कर पाएंगे दोनों हाउसेज जब उनको प्रिविलेजेस दी जाएंगी। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए जगदीप धनखड़ जी, ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है वाइस प्रेसिडेंट पे, सो दैट मेक्स इट लेस इंपॉर्टेंट। नेवरदलेस क्या पता इनके कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें या कोई भी चीज़ें हम आगे देखते हैं तो इट अराइजेज अगैन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये आपको पता है कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आफ्टर द प्रेसिडेंट और आर्टिकल 63 आपको याद होना चाहिए, ये प्रोवाइड करता है इस पोस्ट के लिए, ओके। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, जिसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो मेंबर्स इनको इलेक्ट करने में वोट करते हैं वो है ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। अगर हम बात करें ये 5 साल के लिए अपना टर्म को होल्ड करते हैं, पर ये उससे पहले रिजाइन भी कर सकते हैं और इनको रिमूव भी किया जा सकता है अगर दोनों हाउसेस प्रॉपर इफेक्टिव मेजॉरिटी से इनको रिमूव करते हैं 5 साल से पहले। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन जाते हैं राज्यसभा के, जस्ट बिकॉज ये वाइस प्रेसिडेंट है तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन गए राज्यसभा के। ये प्रोविजन कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि जो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट होती हैं वो वहाँ के सेनेट की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होती हैं या चेयरपर्सन भी, ओके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। वैसे इसको अगर मैं जर्नलिस्टिक टर्म्स में कहूँ ना, तो बहुत लोग एलिगेशन लगाते हैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए ना
उस दिन एक्चुअल में करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया, ऐसा लोग कहते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये, तो हम देखते हैं कैसे। अब देखिए क्या बात है, यहाँ पे तो वैसे बहुत ही शॉर्ट में दे दिया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी गिवन इन एटलीस्ट इलेबोरेटेड मैनर। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा दिया है, उस डेटा के तहत हमें ये पता चलता है कि 2018 से लेके अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने कलेक्ट किया है मोर देन ₹10,000 करोड़ फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखिए किस बजट के तहत इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स को प्रॉपरली लाया गया था, यूनियन बजट 2017-18। ठीक है, तब अरुण जेटली हुआ करते थे, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एज इंटरेस्ट फ्री बेरर इंस्ट्रूमेंट, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। और बेसिकली जब इसका मोटिव ये रखा गया था कि हम क्लेंस करना चाहते हैं पूरे पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम को हमारी कंट्री के, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती हैं। ठीक है, कि बहुत सारी एलिगेशंस थी कि बहुत सारे डोनेशंस ऐसे होते हैं जो करप्ट हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब रैशनल क्या है, रैशनेल क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ताकि लिमिट किया जा सके कैश का, पॉलिटिकल फंडिंग में कैश को सीमित कर दिया जा सके और एलिमिनेट कर दिया जाए फ्रॉडुलेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, और डोनर को प्रोटेक्ट। देखिए कभी कभी ऐसे होता है ना कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाती है डोनर की। अगर सबको पता है कि ये अंबानी जो है अगर फॉर एग्जांपल बीजेपी को डोनेट करता है, फिर उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाती है। या फॉर एग्जांपल आज कांग्रेस काफ़ी वीक स्थिति में है, तो अगर कोई आज कांग्रेस को फंड कर रहा है तो फिर लोग उनको हीन भावना से, पता नहीं क्या क्या उनकी मॉकरी हो जाती है। तो ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्या पता फिर बीजेपी उनको हरास करना शुरू कर दे, या आप समझ रहे हैं ना, दैट वे। तो ताकि डोनर की अनोनिमिटी भी बनी रहे, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। अभी हम देखते हैं कैसे, और ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए। अब देखिए बात क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो वैलिडिटी है वो 15 दिन की है, यानी कि जब इनको इशू किया जाएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही इनकी वैलिडिटी रहती है। मतलब जैसे इनको इशू किया गया पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा या बैंक के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ठीक है, बैंक ने इशू किया, फिर जो डोनर्स हैं उनको खरीदना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, इतनी ही वैलिडिटी है इनकी। ठीक है, तो इट कैन बी परचेज। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया जा सकता है बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर कोई एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड या एस्टैब्लिश्ड है भारत की टेरिटरी में। ओके, कोई भी जो कंपनी रजिस्टर की गई है हमारे यहाँ के कंपनीज एक्ट के तहत, फिर वो, या फिर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिटीजन वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात पता है क्या है कि आपको ये बात तो पता है कि बॉन्ड में जो बोरोअर होता है वो इशूअर होता है, और जो लेंडर होता है वो एक्चुअल में बायर होता है। ये बात पता है आपको, राइट? ये बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट तो है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है बेसिक। तो अगर हम बात करें, इट इज सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 डिफरेंट डिनोमिनेशंस। 5 नंबर 1 इज ₹1000 के उसमें मल्टीपल्स में, यानी कि ₹1000 का मल्टीपल्स हुआ तो 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे। ठीक है, ₹10,000, ₹1 लाख, ₹10 लाख, अंटिल ₹1 करोड़, तो 5 नॉमिनेशंस। अब SBI इज दी ओनली बैंक जो ऑथराइज्ड है इनको सेल करने के लिए। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, उस तरह की रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो सिक्योर कर चुकी हैं एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द मोस्ट रीसेंट जनरल या असेंबली का इलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन या जनरल इलेक्शन लोकसभा का या जो भी, उसमें वो अगर कम से कम 1% ऑफ वोट्स उनको मिले हैं पूरी वोटिंग परसेंटेज में से 1%। ठीक है, तो फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग ले सकते हैं। जो बायर्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनको सबमिट करना होते हैं फुल KYC डिटेल्स को एट द टाइम ऑफ बाइंग, राइट? और लेकिन जो बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी है उनको इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी। अब देखिए बात क्या है, ऐसा होता है कि सील्ड मैनर में मतलब आप इंफॉर्मेशन दे देते हो इलेक्शन कमीशन को, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था 2020 में 21 में शायद, कि आप सील्ड मैनर में इलेक्शन कमीशन को बता दो कि इस साल में इतनी फंडिंग हमें यहाँ से आई है। तो किसी को भी नहीं बताना कि जिसने हमें फंड किया है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये सब कुछ किसी को नहीं बताना पड़ता। तो फिर यही तो सील्ड मैनर में, तो फिर तभी तो सारा घपला होता है। क्या पता, देखिए बात पता है लोगों को क्यों डर लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग तो दे रहे हो, क्या पता इतनी फंड आ जाए, आपको तो आइडेंटिटी पता चली जाती है ना, राइट? इतनी फंडिंग आ जाए, क्या पता जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो ही डिसाइड करें कि किस तरह की पॉलिसी आप अंडरटेक करेंगे। क्या पता
कोई बड़ा कॉर्पोरेट है जो स्टील की कंपनी में काम करता है, फिर सरकार अचानक से फंडिंग लेते ही स्टील में बड़ा ज़्यादा अपना ध्यान देने लग पड़ती है, बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करने लग पड़ती है। तो इन द सेंस कॉर्पोरेट्स के पास वन वोट से ज़्यादा वोट है, क्योंकि वो फंड करके एक और वोट मिल जाता है उनको, राइट। दिस इज कॉल्ड प्लूरल वोटिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कंसर्न्स है ये जो एनोनिमस डोनेशन है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है फेयर एंड फ्री इलेक्शन को। ये चीज़ जैसे मैंने अभी बताया, एक से ज़्यादा वोट मिल गया आपको तो क्योंकि आप लॉबी कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पार्टीज को। अलाउ करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट मिसयूज, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ और सिर्फ उन तरह के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगी जो 1% ऑफ वोट्स जिनको मिल चुके हैं। अब कईयों को देखिए अपनी स्टार्ट करने के लिए देखिए थोड़ी फंडिंग चाहिए होती है, फिर क्योंकि उन्होंने 1% जीता ही नहीं, फिर उनको अपने पार्टी को एक्सपैंड करने के लिए पैसा ही नहीं मिल पाता। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल रोल, देखिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अनाउंस किया था कि कोई भी जो ऑर्डिनरली जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है टू गेट एनलिस्टेड एज अ वोटर इन जम्मू एंड कश्मीर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आरपीए 1951। देखिए अगर हम इलेक्टोरल रोल की बात करें, वो लास्ट टाइम रिवाइज की गई थी 2019 में अंडर JNK RPA 1957, लेकिन वो नल एंड वॉइड बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि एब्रोगेशन हो गई, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया आर्टिकल 370 को। फिर अब कौन सा RPA लगेगा उन पे? 1951 वाला जो पूरी कंट्री पे लगता है। ठीक है, उससे पहले तो इनको थोड़ा सा अनोनिमिटी मिली हुई थी। अब यहाँ पे हम देखें, ये देखिए बहुत बड़ा इशू है। बहुत लोग, मैंने आपको ये बात अपनी एक वीडियो में भी बताई थी कि बहुत लोग समझते हैं ये इजराइल टाइप थिंग हो रही है कि जिसे हम नेटिव इंपीरियलिज्म कहते हैं कि बाहर वाले लोग आके ही वहाँ पे बस गए और खुद ही वोटिंग राइट्स उनको मिल गई और वहीं वाले लोग सप्रेस होने लग पड़े। ये एक मतलब ब्रॉडर डायमेंशन है। अब देखिए अगर हम JNK RPA 1957 की बात करें तो इस 1957 वाला जो अब लागू नहीं होता, जो अब वो भी ये भी स्ट्राइक डाउन हो गया साथ साथ, इसके तहत सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट्स अलाउड थे, एलिजिबल थे वोट करने के लिए। अब देखिए मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि परमानेंट रेजिडेंट्स इसके तहत क्यों थे। अब देखिए जब हम बार बार ये पढ़ते हैं, आए दिन सुनते हैं, आए दिन हम बहुत सारी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखते हैं, आर्टिकल 370, लेकिन एक और चीज को भी तो वो किया गया था, आर्टिकल 35A। आपने सुना होगा आर्टिकल 35A क्या अलाउ करता था, जो एक सेपरेट तरह का मतलब जम्मू कश्मीर को स्टेटस देता था। तो ये आर्टिकल 35 अलाउ करता था जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को कि वो डिफाइन करेगा, वहाँ की असेंबली डिफाइन करेगी कि वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है स्टेट के। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। फिर ऑब्वियसली इस इनकी लेजिस्लेचर ने, जब देखिए जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? 1956 में। ठीक है, तो फिर 1956 में जब जम्मू कश्मीर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो 1957 में ये RPA एक्ट भी लाया गया, जिसके तहत इन्होंने क्या डिफाइन किया कि हमारे यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट वो होगा जो एक स्टेट सब्जेक्ट है ऑलरेडी, मतलब उसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारी उसने एक्वायर कर ली है। कब? एज ऑफ May 14, 1954। उससे पहले अगर कोई यहाँ पे रह रहा है हमेशा से, यानी कि who has been resident of the state for 10 years before that, इस तरह के लोग होते हैं। 1954 वाला बेंचमार्क था जो परमानेंट रेजिडेंट्स कहलाए जाएंगे, जिनके दादा परदादा भी वहीं रह रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ हमने देख ली। अब देखिए क्योंकि RPA 1951 डिटरमाइन करेगा कि कैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन JNK में होंगे। अब आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया गया। तो अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि 2 इलेक्टोरल रोल्स होते थे। एक बनता था जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शंस के लिए जो वहाँ के MLAs इलेक्ट करेगा, एक होते थे ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर भारत का भी तो पार्ट है ना, तो भारत में जो नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी तो जम्मू कश्मीर के लोग पार्ट करते थे। तो जब जम्मू कश्मीर की असेंबली के इलेक्शंस होते थे उसमें तो वो RPA 1957 वाला इलेक्टोरल रोल, मतलब जो भी बंदे उसमें इंक्लूडेड होते थे वो वोट करते थे। और जो नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते थे उसमें ऑलमोस्ट सारे मतलब वोट कर सकते थे जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे। जो इलेक्टोरल रोल बेसिकली जो RPA 1951 के तहत बनाया जाता था। ठीक है, तो अब ये 1951 वाला एक्ट वहाँ के असेंबली इलेक्शंस के लिए भी लागू किया गया है। बेसिकली 100 बातों की एक बात ये है। ओके, अब देखिए ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या होता है, ये बात तो डिसाइड करेंगे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही। कौन होते हैं ऑर्डिनरली रेजिडेंट लोग जिनको हम अलाउ करेंगे वोट करने के लिए? अब देखिए ये इंसान कोई भी हो सकता है, क्या पता वहाँ पे जो लेबर जा रही है काम करने के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे करने जा रहा है तो ये सारे लोग होंगे। पर ये लोग भी सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं जब अपनी जो उनकी नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं इलेक्टोरल रोल में, जहाँ पे उनका नाम है, वहां से वो उसको डिलीट करवा दें तो। ठीक है, विच इज वेरी अनलाइकली आई बिलीव। ओके,
अगर हम बात करें, जब ये चीज़ें हम देखते हैं, आर्टिकल 370 जब फोर्स में था, तो ये जो ऑर्डिनरली डिसाइडिंग जेएनके वर एलिजिबल टू वोट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स के रूप में पार्लियामेंट्री पोल्स में तो ये लोग करते थे, ठीक है। अब ये नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स कौन थे? बेसिकली जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए थे, जो जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद से रह रहे हैं। अब इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी खुद की, ठीक है, तो ये कभी परमानेंट रेजिडेंट्स बन ही नहीं पाए। ओके, रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन जेएनके। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क कर रही है फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स बनाने के लिए आफ्टर ऑब्वियसली जेएनके लिमिटेशन कमीशन जो हो गई है, ये चीज़ आपको सब कुछ पता है। ओके, recognizing minorities at district level, another very important issue। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो एक पिटिशन सुन रहे थे कि क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटी है, तो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में इनको पर्टिकुलर स्कीम्स में फेवर किया जाए या रिजर्वेशन दिया जाए, क्या ये अलाउ किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की पेयर को एंटरटेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट सेट। मतलब पहले कितने सालों से आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है स्टेट लेवल पे, स्टेट में कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी है, कैसे नहीं है। फिर इसके इस चीज को मेंशन करते हुए उन्होंने दो पिछले जजमेंट भी मेंशन किए। जैसे एक था केरला एजुकेशन बिल केस 1958, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था एक आर्ग्यूमेंट को कि माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे वैसे ही नहीं हो सकते। फिर टीएमए पाई केस को, ये इंपॉर्टेंट केस है, 2002 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं, ये डिटरमाइन किया जाएगा बाय टेकिंग स्टेट एज अ यूनिट, कि स्टेट में कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। ये नहीं, देखिए बात यह है, एक स्टेट में क्या पता हो हिंदू मेजोरिटी, राइट, कोई क्या पता है हो हिंदू मेजोरिटी, मतलब आप सपोज करिए क्या पता है एक स्टेट में हो मुस्लिम मेजोरिटी, लेकिन वो मुस्लिम वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो रेजिडेंट्स है वो कह रहे हैं देखिए लेकिन पूरे कंट्री में तो मुस्लिम माइनॉरिटी है ना, तो हमें यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, आप कंट्री वाला रूल अपने स्टेट पे नहीं अप्लाई कर सकते। आप स्टेट में माइनॉरिटी हो कि नहीं हो, ये स्टेट एज अ यूनिट डिसाइड करेगी। ओके, अब माइनॉरिटी स्टेटस भारत में होता क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता माइनॉरिटी क्या होता है, बस वो ये बोल देते हैं कि माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, बस काम खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 350 अगर हम देखते हैं, वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी एस्टैब्लिश करता है। लेकिन अगर हम बात करें, सेंटर ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत डिक्लेयर किया है कि माइनॉरिटी कौन सी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, ज़ोरोएस्ट्रियंस या पारसीज। ओके, अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट की 2004, तो ये एजुकेशनल राइट्स भी देते हैं माइनॉरिटीज को। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अब देखिए क्या कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फंक्शन करेगा थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो पूरे साल चलता ही रहेगा, हियरिंग करता ही रहेगा। इन द सेंस यही नहीं कि उसको ही खींचते रहेंगे, इन द सेंस एक बेसिकली मुद्दा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स जो होते हैं, जो बहुत क्रूशल मैटर्स होते हैं, वो अभी तक पेंडिंग है, तो उनको उठाने के लिए इन्होंने कहा है कि एक साल में एटलीस्ट एक इस तरह का मुद्दा तो सॉल्व किया जाएगा। तो अभी तक 492 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं अराउंड 53 मेन केसेस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन या लॉ की इंटरप्रिटेशन वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि जैसे अब EWS का है, EWS का आप कह सकते हैं, ये भी एक इंटरप्रिटेशन ही है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया को अलाउ करता है रिजर्वेशन के लिए कि नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के इस तरह का बेंच जो 5 या 5 से ज़्यादा जजेस को अपने बेंच पे बिठाता है, जैसे 5, 7, 9, 13, 11 इन तरह के बेंचेस हम देख चुके हैं। ओके, प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली CGI इनको सेटअप करता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, पर एडहॉक बेसिस पे, जब भी नीड अराइज होती है तब, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सेटअप किया जाता है ओनली इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं? आर्टिकल 143, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 143 क्या कहता है, जब भी कोई केस है जो एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, एम्बिगियस है, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई कहता है ये लिखा है, कोई कहता है हमारा मानना तो ये है, इसका मतलब ये है, हमारा मानना ये है, तो फिर जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आर्टिकल 143 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप किया जाता है। फिर है आर्टिकल 145 क्लॉज 3, इसके तहत क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकता है कि एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या किसी लॉ पे आर्टिकल 143 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाइए और बताइए कि इसकी इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इस
इस क्लॉज द्वारा क्या मतलब था, ठीक है। अब टू और क्या केस हो सकता है, और क्या सर्कमस्टांस हो सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा 3 जज बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस ने, 3 जज बेंचेस ने कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दे दी सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर अब एक डेफिनेटिव प्रोनाउंसमेंट तो चाहिए ना एक लार्जर बेंच द्वारा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप किया जाता है। फिर एक और सर्कमस्टांस क्या है, अब ऐसा क्या होता है, देखिए एक 3 जज बेंच ने एक कोई जजमेंट दी, फिर एक और 3 जज बेंच बैठा कुछ सालों बाद, उसने कहा कि हमारा जो उस टाइम पे जजमेंट थी पता नहीं करेक्ट भी थी कि नहीं करेक्ट थी। तो फिर इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए इस मैटर को रेफर किया जाता है लार्जर बेंच को, ओके, ताकि रिकंसिडर किया जाए अपनी अर्लियर जजमेंट को। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग वाली चीज़ तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इस महीने की जो नेक्स्ट महीने की वो आएगी उसमें हम देखेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1988, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्ट्राइक डाउन किया है कुछ प्रोविजंस को बेनामी एक्ट का। अब देखिए इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, 1988 के एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम प्रोहिबिट करवा सके बेनामी ट्रांजैक्शंस को, राइट। बेनामी ट्रांजैक्शंस अब देखेंगे अभी क्या होती है। बेनामी ट्रांजैक्शंस को होने से रोका जाए, रिकवर किया जाए प्रॉपर्टी जो बेनामी के रूप में हेल्ड की गई है, लेकिन जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, प्रोसीजर्स है, वो कभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बन ही नहीं पाए, फ्रेम ही नहीं हो पाए, तो मतलब वो 1988 का जो एक्ट था वो इनइफेक्टिव रह गया, ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है, देखिए कोई भी इस तरह की ट्रांजैक्शन जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो, मैं आपको बताती हूँ सिंपल टर्म्स में, क्या पता जो मैं हूँ और एक आप हैं, तो मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसे मैं दूंगी लेकिन आपके नाम पे खरीदूंगी, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि मैं आइडेंटिफाई हो जाऊँ, ठीक है। ओनर आप हैं लेकिन पैसा मेरा है, और ये पता चल जाए तो फिर ये बेनामी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इट इज टू डिस्गाइज रियल ओनरशिप फॉर रीजंस इंक्लूडिंग टैक्स अवॉइडेंस, मेंटेन सीक्रेसी, या फिर इस तरह के जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग भी आपका हो सकता है, एक जो मुद्दा हो सकता है। 2016 अमेंडमेंट एक्सपैंडेड स्कोप एंड पनिशमेंट। अब देखिए 2016 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई प्रेजेंट सरकार द्वारा, इन्होंने स्कोप को ही एक्सपैंड कर दिया, और जिस तरह की पनिशमेंट मिलेगी उसको ही एक्सपैंड कर दिया, और प्रोविजन को ऐड किया कि इस तरह की सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लिया जाएगा जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत ऑब्टेन की गई थी। इस देखिए अब जो वर्डिक्ट आई है, जिसने स्ट्राइक डाउन किया, उसने क्या कहा है, उसके की हाइलाइट्स क्या है। तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ 1988 एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी है, कंप्लीटली वायलेटिव है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का। क्यों, देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है कि आप कोई भी पनिशमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे अगर निर्भया कांड जो है, निर्भया कांड में अगर डेथ पेनल्टी मिलती है उसके बाद जो लॉ आया, तो वो पिछले वाले जो क्रिमिनल्स थे उनको डेथ पेनल्टी इस तरह से नहीं दे सकता था, क्योंकि किसी भी क्राइम के लिए आप रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि अगर क्राइम उससे पहले हुआ है, लॉ की डेट से पहले, लॉ के फोर्स में आने से पहले, तो उसके केस में आप पनिशमेंट पास्ट में नहीं अप्लाई कर सकते, पास्ट वाले उनको। तो यही चीज इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की लेटर और स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है ये सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि अब जो 2016 में अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो 1998 से लेकर अभी तक जो भी बेनामी ट्रांजैक्शंस हुई है उन पे भी अप्लाई करता है रेट्रोस्पेक्टिवली, हम सारी प्रॉपर्टीज को भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्यूनिटिव प्रोविजंस देखते हैं, पनिशमेंट देखते हैं जो 2016 अमेंडमेंट के तहत आई हैं अंडर सेक्शन 5, वो रेट्रोस्पेक्टिवली एनैक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि सेक्शन 5 अलाउ करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन। ये बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिवली वाला ही एक्ट है। ऑलराइट, ये सारी जो, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि 1988 से 2016 के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके तहत अगर कोई भी कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स चली हैं तो इट स्टैंड्स क्वैश्ड, मतलब उन सारी प्रॉपर्टीज को वापस कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी चीज़ें हैं वैसे समझने के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। इंडियन डायस्पोरा, अब देखिए रिसेंटली एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिसने इंडियन डायस्पोरा में क्या क्या हम लैक करते हैं, किन चीज़ों में, किन पॉलिसीज़ में, और क्या क्या रिकमेंडेशंस उन्होंने अपनी तरफ से दी हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल होता जा रहा है, गिवन द फैक्ट कि लेस्टा में हमने जो अभी रिसेंटली देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर उसके बाद हम कनाडा में देख रहे हैं खालिस्तानी रेफरेंडम, फिर उसके बाद बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें जो डायस्पोरा को इम्पैक्ट करती हैं हमारे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एवरी नाउ एंड देन वी सी अ क्वेश्चन ऑन डायस्पोरा इन GS2 एज वेल, सो इट बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इंडियन डायस्पोरा होता क्या है। इंडियन डायस्पोरा एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो
करंटली भारत से बाहर रहते हैं, टेम्परेरली, परमानेंटली, क्या पता कोई अपना बिजनेस ओन कर रहे हो, या कोई भी ऐसे लोग जिनका जो बेसिकली ओरिजिन है वो भारत है, लेकिन वो शायद बाहर कोई किसी भी तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं या रह रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये सारे जिनके ओरिजिन ट्रेस किए जा सकते हैं इंडिया को, वो होते हैं इंडियन डायस्पोरा। कि इंक्लूड करते हैं एनआरआईज को। एनआरआईज देखिए बेसिकली होते तो इंडियन सिटीजन ही है ना, बस रिजाइड यहाँ नहीं कर रहे, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो ये भी हैं जो सिटीजन इंडिया के हैं, और साथ साथ में एनआरआईज के साथ साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो एक्चुअल में सिटीजन नहीं है, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, बस उन्हें कहने को उन्होंने सिटीजनशिप बाहर की किसी कंट्री की ली हुई है, दे आर फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो एनआरआईज प्लस ओसीआईज ये मिलके बनाते हैं इंडियन डायस्पोरा को। आपको ये बात पता है, पीओआई और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया था कैटेगरी ऑफ ओसीआई में 2015 में। ओके, अब बात यह है कि जो भारत का डायस्पोरा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा है पूरे संसार में, विद ओवर 31 मिलियन डायस्पोरा कम्युनिटी। ओके, जो काफी डाइवर्स है अपने में ही, तो ये बात आपको पता है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि क्या और चीजें, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, देखिए जो हमारा 31 मिलियन का डायस्पोरा है, उसमें 13 मिलियन एनआरआईज हैं, 18 मिलियन पीओआई है, यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विच इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो बहुत ही डाइवर्स कॉम्पोजिशन है, कुछ लेबरर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत सारे आप देखेंगे बाहर एमएलएज एमपी, जैसे ऋषि सुनक जो अभी शायद प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे यूनाइटेड किंगडम के, तो वो भी पीआईओ ही है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये सारे डायस्पोरा ही कहलाते हैं, राइट। जो कमला हैरिस भी आप कह सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है, क्योंकि हर मदर वाज एक्चुअली एन इंडियन, चेन्नई बॉर्न, राइट। तो ये सारी चीजें जो अपनी रूट्स जो इंडिया को वो करते हैं, ले करते हैं जहाँ पे, वो सारे इंडियन डायस्पोरा होते हैं। दे आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और मेजर कंसंट्रेशन इन यूएस, कनाडा इज अ मिनी पंजाब, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, गिरमितिया कंट्रीज कौन सी होती हैं? देखिए ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय लोगों को इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में लेके जाया गया था। किनके द्वारा? ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश राज था उनके द्वारा, ताकि जो ब्रिटिश कॉलोनीज की प्लांटेशन है उन पे फोर्सफुली बॉन्डेड लेबर करवाया जा सके, ठीक है। गिरमितिया कंट्रीज वो हैं जैसे फिजी, मॉरिशियस, जमाइका, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सरीनेम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इंडिया का देखिए सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो कंट्री लेती है वो इंडिया है, लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द कंट्री, सेकंड पे आई थिंक चाइना है। इंडिया की अगर एंगेजमेंट की बात करें डायस्पोरा के साथ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए। फोर सीज डिफाइन करती है हमारे कनेक्शन को हमारे डायस्पोरा के साथ। केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट। ओके, अब मेजर जो कमिटी ने बोला है अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने बोला है कि इफेक्टिव एंगेजमेंट होने में डायस्पोरा के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या लेक्यूना है उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुई है इंडियन डायस्पोरा की। देखिए 1950s में, पहले तो हम तो तब तो आज़ाद ही हुए थे, तो अगर हम कोई भी अपने इंडियन डायस्पोरा के राइट्स को ओपनली अगर सरकार क्लेम करने लग पड़ती, तो आप अपनी होस्ट कंट्रीज को ऑफेंड कर देते जो इंडियन डायस्पोरा को होस्ट करती हैं। और इतने तब तो हमारे पास 36 और चीज़ें थी, हमें पावर्टी हटानी थी, बहुत सारी चीज़ें और करनी थी, राइट। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक नॉन इंटरफेरेंस के रूप में वो बेस्ड थी, यानी कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे इमिग्रेंट इंडियंस के राइट्स वगैरह की चीज़ों पे, इश्यूज पे, ठीक है। इमिग्रेंट यानी कि जो भारत से बाहर गए हैं, ओके। अगर आए होता तो यानी कि जो भारत में आए हैं। अगर हम 1980s की फिर बात करें, 1980s में फाइनली हमने इनवाइट करना शुरू किया जो इंडियंस बाहर रहते हैं उनको, कि वो डायस्पोरा पॉलिसी के साथ हम आए, हमारी थोड़ी सी चेंज हुई, हमने बहुत सारी चीज़ों में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया कि आप नेशन बिल्डिंग में जो आपका रूट्स है वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमने चेंज देखा, स्पेशली इंदिरा गांधी के टाइम पे। पोस्ट 2000 क्या हुआ? अब यहाँ तो फुल फ्लेजेड हम देख सकते हैं इंडियन डायस्पोरा का कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे बहुत सारे पॉजिटिव मेजर्स
जैसे प्रवासी भारतीय दिवस आप देखते हैं हम बनाते हैं, और बहुत सारी क्विजेज होती हैं। एनआरआई फंड, यानी कि जो आपको पता होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एयर इंडिया है पहले उसको भी एनआरआईज को काफ़ी इंसेंटिव दिया गया था कि आप ले लीजिए, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिले थे, बहुत सारी चीज़ें, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने नहीं लिया। ओके, टैंजिबल बेनिफिट्स देखिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है इंडियन डायस्पोरा का भारत को। दे सर्व एज एम्बेसडर्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट अब्रॉड, ऑब्वियसली दे विल मेक इट हैपन। अगर कोई भी इंडिया का इंटरेस्ट है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, वो ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट और उनकी होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह, रेमिटेंसेज हमें इतने सारे आते हैं, स्पेशली केरला में जाइए आप, कितनी रेमिटेंसेज आती हैं जो नर्सेज गल्फ कंट्रीज में गई हैं वहाँ से, राइट। तो वैसे अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनकी, बहुत इंडिया की वॉइस रखना मल्टीलेटरल फोरा पे, दिस इज मोर और लेस द रेपिटेशन, इंडिया की सॉफ्ट पावर, ये बात आपको पता है। ओके, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो इंडियन डायस्पोरा है ये अपना रोल निभा सकते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी में भी। देखिए, एक होते हैं डिप्लोमेसी, जिसमें सरकार के जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं वो दूसरी कंट्री के डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करते हैं, डील्स साइन करते हैं। फिर एक होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो शायद एक्सपर्ट हो सकते हैं, शायद साइंटिस्ट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस डील है तो बिजनेसमैन, साइंटिस्ट डील है तो साइंटिस्ट, वो जो उनके साथ डिप्लोमेसी कनेक्ट करे, यानी कि उनको ले जाया जाए डेलीगेशन के साथ, और फिर वो अपना मीडिएशन करें और दो कंट्रीज के बीच में एक डील साइन हो, ठीक है। तो ये होता है, मतलब पॉलिटिशियंस की इसमें इंटरफेरेंस बहुत कम होती है, और एक्सपर्ट्स की इंटरफेरेंस, एक्सपर्ट्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है। मेजर लेक्यूना आइडेंटिफाई, क्या 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 मतलब लैक है, लैक ऑफ ऑथेंटिक डेटा बेस। देखिए, सबसे पहली बात कि जो रजिस्ट्रेशन करवाना डायस्पोरा का वॉलेंट्री है, राइट। हमारे को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कितना डायस्पोरा हमारा स्पेंड कहाँ कहाँ फैला हुआ है, क्योंकि इंडियन एम्बेसीज या पोस्ट जो बाहर स्थित हैं हमारे अब्रॉड में, वो ऐसे तो नहीं कहती कि नहीं हम रजिस्टर एनपीआर बना रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आप आइए भर्ती करवाइए, कौन कौन यहाँ पे कितने कितने लोग, कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप वॉलेंटरली खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी भारतीय को वहाँ कोई दिक्कत होती है, सीधा आप एम्बेसी में जाइए और बातचीत करिए, उनके लिए भी अच्छा है, तो इसीलिए रजिस्टर करवा के रखते हैं लोग, ठीक है। पर एक प्रॉपर डेटा नहीं है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक ऑथेंटिक डेटाबेस नहीं है। अगर डेटाबेस नहीं होगा तो हम प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे डायस्पोरा को एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए। एक्सक्लूजन ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इनोवेटिव इन्होंने बात बोली है। इनोवेटिव इन द सेंस, एक आई ओपनर है ये बात, कि जो लो या फिर सेमी स्किल्ड या ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, क्या पता वो कंफर्टेबली फील ना करते हो जो प्रवासी भारतीय दिवस की सेलिब्रेशंस होती हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत हाई प्रोफाइल पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना, वो खुद को ना समझते हो। क्या पता जो कतर गए हैं काम करने के लिए वो लोग, एग्जाम्पल जो लेबरर्स के रूप में गए हैं, या उज्बेकिस्तान गए हैं, या कैसे भी, क्या पता फिर हम उन पे लूज आउट नहीं कर रहे, राइट। नो क्लियर पॉलिसी, कोई पॉलिसी ही नहीं है गवर्नमेंट की। देखिए, बात क्या है, आप टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी बदलते रहते हैं, फीडबैक लेते हैं उनसे, फिर बदल लेते हैं, तो एक क्लियर पॉलिसी लेके आइए, राइट। हाई नंबर ऑफ अनरिजॉल्व ग्रीवेंसेज, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और ऑफिसेज हैं जो प्रोटेक्ट करती है इमिग्रेंट्स को, वो उनके जो ग्रीवेंसेज वो पेंडिंग ही पड़े हैं अभी तक उन पे, क्योंकि कोई रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है रेजोल्यूशन की। ओके, नो स्पेसिफिक स्कीम एग्जिस्ट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द वर्कर्स। देखिए, जो गल्फ रिटर्नीज थे, जो कोविड पैंडेमिक के टाइम वंदे भारत मिशन के द्वारा स्पेशली एयरलाइंस रन करवाई गई और लाई गई, अब उनकी जॉब तो चली गई। अब उनको पर्टिकुलर जगह पे कहाँ कहाँ आप जॉब देंगे, उनको सबको तो जॉब नहीं मिलेगी, ये बात तो सच है ना। तो फिर उनके लिए, राइट। जो अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसकी एक और आ जाती है कि अभी जो यूक्रेन से जो इतने सारे बच्चे जो मेडिकल के आए वहाँ पे, अब वो तो दे आर हैंगिंग इन द एयर, मतलब अब उनको ये सीधा सरकार ने बोल दिया कि यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम आपको दे नहीं सकते दाखिला, तो आप किसी और फॉरेन कंट्री से कर लो, यानी कि आप अजरबैजान से कर लो, मे बी इस तरह की किसी कंट्री से कर लो, उज्बेकिस्तान से कर लो, है ना, तो हम आपको जॉर्जिया से कर लो, तो आप ठीक है, कोई बात नहीं, यूक्रेन वापस नहीं जा सकते तो, but then it's a difficulty for them, right? Insufficient evolution of programs and schemes, मतलब जो वेलफेयर डायस्पोरा के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, इनसफिशिएंट है अभी भी, मतलब इवॉल्व ही नहीं करी प्रॉपरली उन्होंने। चैलेंजेस क्या है क्राइसिस सिचुएशन में, देखिए, आपने जैसे अभी देखा जो इंडियन स्टूडेंट जो मेडिकल के हैं यूक्रेन और चाइना में स्पेशली, क्योंकि बहुत ही सस्ती 2.5 लाख में ये कहते हैं कि हम मेडिकल करवा देते हैं यहाँ पे, तो ये बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने जाते हैं, फिर जब दे रिटर्न टू दीज कंट्रीज, बेसिकली बात ये है कि वो पता नहीं ज्वाइन कर भी पाएंगे अपने कोर्सेज की नहीं कर पाएंगे। पैंडेमिक के बाद अगर चाइना जाना हो, अभी तक उन्होंने फ्लाइट्स नहीं चलवाई,
बच्चों के लिए वापस चाइना तो किसी के साथ डील ही नहीं कर रहा ना, एयरलाइंस चलवाई ही नहीं उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल। तो फिर यूक्रेन का मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया, तो ये चीज़ ठीक है। और देखिए बात ये है, मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नीड टू हैव वाटर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंट्री में जो पर्टिकुलर कंट्री में जो डायस्पोरा रहता है उनकी पर्टिकुलर तरह की दिक्कतें हैं, और अगर हम उनके साथ पर्टिकुलर वे में डील नहीं करेंगे, एक जेनरिक वे में डील करेंगे, दैट वुड बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं वेस्ट एशिया में किस तरह की, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट वेस्ट एशिया स्पेसिफिक कौन सी तरह की पॉलिसीज हैं या फिर कौन सी तरह की दिक्कतें हैं जो हमारा जो डायस्पोरा है वो फेस कर रहा है। तो वो है, देखिए अगर कभी भी क्या होता है, जो ऑयल का प्राइस है वो लो चला जाता है ना। तो जैसे कि आपने यूएसए में देखा शेल गैस बूम, यानी कि जो वहाँ की मिट्टी है, शेल जो सॉइल वगैरह है उसमें से अब वो लोग तेल बनाने लगे हैं उन ब्लॉक्स में से। तो जब यूएसए में इस तरह की डिस्कवरी हुई तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आ गया पूरी ऑयल कंपनीज के ऊपर, बाकी गल्फ कंट्रीज के ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर स्पेशली। तो फिर उनके प्राइसेस नीचे चले गए। तो जब भी कोई ऑयल क्राइसिस आता है तो सबसे पहले ये पता कंपनीज क्या करती हैं, ये शेड करना स्टार्ट कर देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा हद तक इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं। या फिर कोई भी ग्लोबल ग्रोथ होती है, जब कंपटीशन इस तरह का हमने देखा तो फिर ये शेड करते हैं, राइट। फिर क्या होता है, जॉब कट्स हो जाती है इंडिया के लिए, और ये काफ़ी दिक्कत ही, मतलब दे एक्चुअली हैंग इन दी एयर, इन्हें पता ही नहीं होता ये वापस भी जाएंगे तो क्या जॉब मिलेगी इनको। ठीक है, फिर एक और चीज़ है राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड, देखिए एक चीज़ मैं इसमें यहाँ पे ऐड एक और करना चाहूँगी, आई डोंट नो इफ इट इज़ रिटन हियर और नॉट, आई थिंक इट्स नॉट रिटन हियर। तो मैं बस ये बताना चाहूँगी कि कतर में ना बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन कंडीशंस में जो यहाँ से वर्कर्स जाते हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत ही बदसलूकी होती है, इन द सेंस वो बदसलूकी करते नहीं है, बहुत ही अनहाइजीनिक सिचुएशन और बहुत ही कॉम्पैक्ट सी जगहों पे वो लोग रह रहे हैं, और गलत भी होता है उनसे बहुत ही ओवर टाइम काम करवाना बिना पैसे के, इन तरह की चीज़ें आप ये चीज़ पॉइंट इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंस्टेबिलिटी, देखिए जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स वेस्ट एशिया में चलता है, जो रेडिकल इस्लामिज्म हो रहा है, ये डेफिनेटली इंडियन सिक्योरिटी को भी हिट करता है बहुत। आए दिन हम किसी टेरर अटैक में देखते हैं किसी एक भारतीय की जो बाहर काम करने गए होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो ये डेफिनेटली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी सिक्योरिटी पे भी काम करें, राइट। और क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव काफिला लेबर सिस्टम। अब देखिए काफिला क्या है, एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है, जैसे अगर यहाँ के भारत से किसी वर्कर ने बाहर जाना है, उनको काम मिल रहा है, ये स्पॉन्सर्स क्या कहेंगे कि जी बिल्कुल कतर में बड़ा शानदार काम है, पूरे साल काम रहता है, इतनी पेमेंट भी मिलती है आपको, तो आप चले यहाँ से। ठीक है, तो फिर यहाँ से लेके जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे काफिल के साथ, काफिल कौन है, स्पॉन्सर है। ठीक है, तो फिर यही काफिल ही डिसाइड करेगा कि अब इसका इमिग्रेशन सिस्टम क्या है, अब इस कंट्री से इसको इस कंट्री लेके जाना है, फिर यहाँ लेके जाना है, तो प्रॉपरली आप बंधुआ मजदूर बन जाते हो स्पॉन्सर के, विच इज रॉन्ग। ओके, निताकत लॉ, देखिए निताकत लॉ क्या है, सऊदी अरेबिया में लाया गया एक लॉ है जिसका एम क्या है कि वो रिप्लेस करना चाहता है जितने भी ओवरसीज वर्कर्स वहाँ आए हुए हैं लोकल्स के साथ। लोकल्स काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं सऊदी अरेबिया में, फिर जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो मजबूर हो गई निताकत लॉ लाने के लिए, फिर उसके तहत अब ये चाहते हैं कि गो लोकल। ओके, तो ये चीज़। अब यूएस कनाडा और यूके में क्या है, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत यहाँ तो रेशियलिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली अगर आप यूएस कनाडा यूके साथ में ऑस्ट्रेलिया भी जोड़ लो, ऑस्ट्रेलिया वाले भी बहुत रेशिज्म करते हैं भारतीय लोगों के साथ, स्पेशली अगर आप जानते हैं पिच फील्ड पे भी, क्रिकेट के भी बहुत कुछ बोलते हैं, काला काला बहुत कुछ, आई शुड नॉट गो इनटू दैट। तो डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस यहाँ बहुत होती हैं, आए दिन अब यूएसए में देख रहे हैं कि उनको इतनी नफरत है वहाँ के गोरे लोगों को हमारे जैसे ब्राउन कलर या किसी भी कलर के लोगों के साथ, कि वो दे स्टार्टेड किलिंग अस ओपनली पब्लिकली। ठीक है, तो ये चीज़, और प्रोटेक्शनिज्म, स्ट्रिक्टर H1B वीज़ा नॉर्म्स, H1B वीज़ा नॉर्म्स जो यूएस में स्पेशली ट्रम्प के अंडर हमने देखा था बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। H1B प्रोग्राम क्या होता है, जो कंपनी है वो एम्प्लॉय कर सकती है पर्टिकुलर कंपनी, अगर कुछ कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन, कोई एक्सपर्ट चाहिए हो दूसरी कंट्री से, जैसे कोई फिजिकल साइंसेज में एक्सपर्ट चाहिए, सोशल साइंसेज में, मेडिसिन में, हेल्थ में, तो इस तरह के स्पेशल लोगों को जब बाहर से आप
लेके आते हैं और उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हैं अपने लोकल की जॉब के कॉस्ट पे, तो फिर उसे हम H1B वीज़ा कहते हैं, ठीक है। डिमांड्स फॉर जू, देखिए अब एक और डिमांड तो हमारे जो सिटीजन्स हैं या हमारे यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं, जो बाहर चले जाते हैं, कि हमें भारतीय सिटीजनशिप भी रखनी है और हम चाहते हैं हम यूके की भी सिटीजनशिप होल्ड कर ले। पर हमारा सिटीजनशिप लॉ साफ साफ कहता है कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो यू ऑटोमेटिकली गिव अप योर इंडियन सिटीजनशिप, व्हेन दैट कैन नॉट हैपन। वो कहते हैं हमें डुअल सिटीजनशिप दो, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक इशूज, और जनरल इकोनॉमिक इशूज तो इट तो स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, मतलब हर कॉन्टिनेंट में अगर कोई भी कोई है जो यहाँ से डायस्पोरा गया है, सबके लिए इकोनॉमिक इश्यूज इक्वली रेलेवेंट है। जैसे वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं और वहाँ जाके कंपनी ने उसी को वायलेट कर दिया, बुलाया किसी काम के लिए, करवा कोई और काम रहे हैं, एडवर्स वर्किंग कंडीशंस, जैसे कतर में हमने देखा वेज नहीं देते, वेज रिलेटेड इशूज, मेडिसिनल एंड इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं रिकमेंडेशंस क्या है। और राइट, रिकमेंडेशंस क्या है, कमेटी की रिकमेंडेशंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, bring out a policy document on diaspora to serve as a guiding principle for deeper and wider engagement। देखिए आप प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाइए कि कैसे आप डीपर और वाइडर एंगेजमेंट करेंगे अपने डायस्पोरा के साथ। मेंटेनेंस ऑफ डेटा, सबसे पहले तो ऑथेंटिक डेटाबेस बनाइए, राइट, एट द मिनिस्ट्री लेवल, और फिर इसको एप्रोप्रिएटली यूज करिए ताकि आप वेलफेयर स्कीम कोई भी डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए लेके आ रहे हैं, पता तो हो कितना डेटा है, कितने बंदे हैं, किन के लिए वेलफेयर करना है, वो तो आप ऑथेंटिकेट करिए। रिव्यू ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, आप पार्टिसिपेशन को इंश्योर करिए, मोर ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन। जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो शायद हेजिटेंट होते हो, जो लो प्रोफाइल है, इतने हाई प्रोफाइल नहीं है, इंश्योर करिए, उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि उतना ही प्यार हम उनसे करते हैं जितना किसी और से। यू आर इक्वली इंडियन, कम ऑन। ओके, पैरा डिप्लोमेसी, पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ बहुत ही रीसेंट, अगर हमें इंडिया को बांग्लादेश के साथ डील करना है तो हमें वेस्ट बंगाल की सरकार से पहले बातचीत करनी पड़ेगी। तो अगर वेस्ट बंगाल की सरकार को हम इजाज़त दे कि आप कुछ डायरेक्ट डिप्लोमेसी होल्ड कर सकते हैं हमारे साथ मिलके बांग्लादेश के साथ, दैट बिकम्स पैरा डिप्लोमेसी। जब स्टेट गवर्नमेंट को किया जाता है कोऑर्डिनेट या इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिश्ते में, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। कई स्टेट्स तो हैं इंपॉर्टेंट सच में। अगर आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका से आप तमिलनाडु को इंक्लूड किए बिना कैसे डील कर सकते हैं, राइट? या फिर आप जैसे मैंने भी बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल का नाम लिया, आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन्होंने भी पैरा डिप्लोमेसी पे एम्फेसाइज किया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट्स इन द ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। ऑब्वियसली देखिए, पेंडिंग केसेस जो एम्बेसीज में इतने हैं उनको एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम दीजिए कि रिजॉल्व करने ही करने हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी डीपन करिए, एंगेजमेंट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट्स, मिशंस में, कॉन्सुलेट्स में, सारे इवेंट्स को सेलिब्रेट करिए। नवरात्रा पार्टी होती है बहुत सारे एम्बेसीज में, आपको पता है दुर्गा पूजा भी होती है, तो करिए इन चीज़ को क्योंकि सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करता है भारत का अब्रॉड में। इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट्स। ओके, तो आप देखिए क्या करें, असेस करें जो एग्जिस्टिंग आपने MOUs या अग्रीमेंट साइन की हुई है बाकी कंट्रीज के साथ जहाँ पे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं, क्या सच में उनकी ग्रीवेंसेस को वो कंट्री एड्रेस भी करती हैं तरीके से, क्या नहीं, उनके इंटरेस्ट क्या है, क्या वायलेट तो नहीं